अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। और लाइट पीछे से थोड़ी सी चली गई है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। लाइव है, ऐसे ही होता है जी। मुझे देखते हैं आप और मुझे कहते हैं आप। सुहा अफजल, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत। और हरमीत से चल के ज़रा सुनते हैं इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी है। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का। तोशाखाना केस के अंदर 2 बजे के करीब उन्होंने फैसला सुनाना है। उसके लिए उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है रेंजर से भी और एजेंसियों से जो अमन व अमान कायम रखती हैं। उनको खदशा ये है कि PTI के कारकुन वहाँ पे जमा होंगे, कोई हंगामा हो सकता है। तो हरमीत, कोई गहमा गहमी नज़र आ रही है आपको इलेक्शन कमीशन के पास? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज साहब, आपकी बात अगर मैं यहाँ पे एक देखूँ, जो सबसे मैं देख रहा हूँ कि FC के जो एहलकार हैं वो काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर जो नादरा चौक है उसको तो पहले से ही बंद कर दिया गया था, अब तो वहाँ पे गेट भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें, आज बहुत अहम केस जो है उसका फैसला आना, और महफूज केस है। और महफूज केस का फैसला जब भी आता है तो उमूमन जो ये रेड जोन है इसको पूरा का पूरा सील कर दिया जाता है। और हमें भी अंदर, हमें तकरीबन जो है 500 मील का जो फासला है वो हमें पैदल तय करके हम ऑफिस की तरफ आते हैं, क्योंकि जो रोड्स हैं, जितने भी सड़कें आती हैं हमारे ऑफिस की ओर, क्योंकि हमारा ऑफिस ये स्टूडियो के पास ही इलेक्शन कमीशन है। तो आप ये समझे कि यहाँ से आते ही भी बड़े तकलीफ से बड़े मसाइल, और हमें बहुत सारी भीड़ और पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद हमें नजर आती है। लेकिन आज कुछ चीजें थोड़ी बहुत बदली मुझे नजर आई, और बड़े FC के एहलकार तो मुझे नजर आए, पुलिस के भी हल्के पुल्के और एजेंसी के, तो क्योंकि जाहिर बात है रेड जोन है तो एजेंसीज के लोग तो यहाँ पे होते हैं। तो लेकिन आज उसी तरह कोई पाबंदी या उसी तरह कोई खारदार तारे या उसी तरह कोई कंटेनर वगैरह जो है वो नस्ब नहीं किए गए। शायद 2 बजे केस का फैसला आना है, तो शायद 10 बजे या 12 बजे जो है पाबंदी जो है या ये खारदार तारे दोबारा नस्ब कर दी जाए। लेकिन इस वक्त हालत मामूल पर है। और आज का दिन सर बहुत सारी मुनासबत से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस के फैसला जो महफूज किया गया था उसके सुनाने के अलावा इजलास है पेरिस में सर FATF का, और ग्रे लिस्ट की जो इंडिकेशन है, ऑब्वियसली जैसे हम प्रोग्राम के शुरू से पहले बात कर रहे थे कि हर बंदा इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, या हर कंपनी या हर पार्टी। लेकिन आज इस चीज़ का फैसला फाइनली हो जाएगा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जाना। इस पर तफसीली जायजा लिया जाएगा। हिना रबानी खान वहाँ पे मौजूद हैं और 206 नुमाइंदे मुख्तलिफ तंजीमों के, आर्मी जिसमें IMA भी शामिल है, इंटरपोल भी शामिल है, वो इजलास में शिरकत करेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो एक लॉबिंग शुरू की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि उसको FATF से भी ज़्यादा सख्त, यानी FATF के अंदर भी उसको सख्त किस्म के इकदाम होने चाहिए। हरमीत देखता रहता है ज़रा भारतीय चैनल को। हरमीत, ये इस मौके के ऊपर इंडिया के चैनल क्यों इतना ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है? रोज़ साहब, आपकी बात दुरुस्त है। उमूमन यही होता है कि हिंदुस्तानी जो चैनल है उनको ऐसा टॉपिक चाहिए होता है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। वैसे भी 24 आवर उनकी जितनी भी खबरें होती हैं वो हमारे खिलाफ ही होती हैं। और वो छोटे छोटे इश्यूज़ को जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो उनकी न्यूज़ देख के थोड़ी सी, वैसे मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि कोई जो वो एक तो तामिल की जो फिल्में होती है उस किस्म के उनका एंकर का जो बोलने का ढंग होता है वो उसी तरह तरीक़ाकार होता है जैसे बस पाकिस्तान मिटने वाला है, और उनकी नज़र में इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं उसका चुनाव इस तरह किस्म का होता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एक काफ़ी 5वीं बड़ी मईशत है। साथ साथ हम खारजा पॉलिसी की बात करें तो मोदी सरकार जो है, खारजा पॉलिसी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी एक लॉबी है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की गई और एक साजिश रचाई गई। और ये अगर FATF की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ग्रे लिस्ट तक पहुंचाने का ये भारत का भी था, और भारत के साथ साथ दीगर वो ममालिक जो भारत के बड़े करीब हैं।
और अमित आप ये भी देखें कि आप जो कह रहे हैं कि वो साजिश 2018 में की गई, उसके बाद हमने बहुत काम किया है। पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए दहशतगर्दी की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए और सालमियत की बात की जाए, तो इस सब पर काम करके सिर्फ वो 27 निकात जो दिए थे उस पर बहुत काम किया। उसके बाद फिर FATF ने 5 से 7 निकात और भी दिए, उस पर भी अमल दरामद की। आज जो है तफसीली रिपोर्ट भी आपको याद होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और FATF के जो मामलात आए थे तकरीबन हमें दिए गए थे, 30 के करीब पॉइंट्स दिए गए थे, कुछ 27-28 जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पूरे हुए थे। फिर जून के महीने में एक मीटिंग हुई थी FATF में, जिसके बाद उन्होंने एतमाद का इजहार करके उनका कहना ये था कि हम दोबारा सितंबर में आएंगे। और सितंबर में जब वो आए उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब का ने भी एक बयान दिया था कि FATF में तकरीबन पॉइंट्स जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं और सिर्फ ओके करने की देर है। तो आज सितंबर में उनका वफद जब आया था तो उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया था। कुछ चीजें थी जिस पर उन्होंने कहा था कि इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्रेडिट जो है अगर हम देंगे तो अफवाज पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इसमें एक भरपूर किरदार अदा की और अपना जो रोल है जिसकी वजह से, और तहरीक इंसाफ को भी हम इसलिए देंगे कि उनके दौर में बड़े सख्त इकदाम किए गए, उन पर बड़े लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दीगर टेररिज्म के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पर उन्होंने बड़े सख्त इकदाम किए। और इसके बाद फिर हमने ये भी जाता है कि जब ये हुकूमत आई है तो फ्रांस के साथ, दीगर ममालिक के साथ इन्होंने अच्छे रवाबित जो है वो बढ़ाए, जिसकी वजह से आज ये मुल्क जो है, आज ऐसे पॉजिटिव खबरें हमें जो मिल रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही हैं, ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, और जो दुश्मन की ख्वाहिश है, कोशिश है खासकर हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाए, कोशिश की जाती है बिन अक़वामी सतह पर हमें तनहा करने की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी ये कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं और नाकाम। और ये सारी हैपनिंग तो चलिए सर हरमीत, आज के दिन की हैपनिंग्स है और ये सारी चीज़ें आज के दिन में होंगी। अगर इस केस के फैसले की बात की जाए, इस्लामाबाद में जो हैपनिंग है उसको हरमीत ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ग्रे लिस्ट। लेकिन सर एक हैपनिंग वीकेंड पे भी है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि सोहा बड़े मैंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी सिर्फ इश्तियाक से बैठी है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% प्रेडिक्शन आ रही है कि बारिश होगी और मैच वॉश आउट हो जाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन सर इस वक्त जो प्लानिंग चल रही है ना ओवर द वीकेंड लोगों की, वो यही है कि स्क्रीन कहाँ लगनी है, मैच कहाँ देखना है, कराची में, लाहौर में कहाँ पर गैदरिंग्स होंगी। तो फिलहाल तो हम इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी और उतने ही क्यूरियस भी अभी क्या हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच आप समझते हैं हरमीत कि ये जंग होती है सर, ऑनलाइन डिजिटल जंग होती है ऐसे मौके पे, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे जिक्र किया है, हरमीत से भी यही बात कर रहे थे, ऐसे मौके के ऊपर जिस वक्त हिंदुस्तान पूरे तरीके से अपने एक वो जो हिंदुत्व का फलसफा है उसको लेके चल रहा है, क्रिकेट में भी घुसा दिया उन्होंने। कहते हैं जी हम नहीं जाएंगे। कल उनके वजीर की फिर एक धमकी आई थी कि वर्ल्ड कप तो होगा, चाहे पाकिस्तान आता है आए, नहीं आता ना आए, पाकिस्तान के बगैर भी हो जाएगा। तो मतलब ऐसे में ये मैच और ज़रा अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान जो है उसके बॉलर्स तैयार हैं, बैट्समैन थोड़े से जरा कमजोर है, लेकिन बॉलिंग साइड बहुत मजबूत है। काफी कर रहे हैं प्रैक्टिस बहुत, और ये हमारी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैच जीतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो हम चैलेंज करते हैं हिंदुस्तान के मुंह पे एक चपेड़ मारना, मतलब अगर मैच खेल के जवाब देना जरूरी है, वो खेल के जवाब देना जरूरी है। परफॉर्मेंस से अपने कल मुदस्सर नजर हमारे जो साबिका कप्तान भी रहे हैं, बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा एशिया कप में भी अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो हिंदुस्तान को हमें कहना चाहिए अच्छा भी फिर दफा हो, नहीं आते तो ना आए, कोई बात नहीं, आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो उन्होंने भी कहा अगर आप वर्ल्ड कप करा लेते हैं बगैर हमारे तो हम भी एशिया कप करा लेंगे बगैर आपके। ये जरा थोड़ा सा ये चीजें सेटल डाउन होंगी सिर्फ खेल से और सिर्फ जीत से। सो बेस्ट ऑफ लक टीम फ्रॉम आवर साइड, प्रैक्टिस करें, ढेर सारी करें और ये मैच जीतना। अब हिंदुस्तान की बात हो रही है तो एक और बात कर लेते हैं। कल मैं पढ़ रहा था हरमीत एक जगह के मोदी साहब जो हैं वो अयोध्या पहुंचना है उन्होंने, और जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना रहे हैं उसमें उन्होंने मूर्तियां रखने का जो अमल है वो उन्होंने सर अंजाम देना है। ये मुसलमानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है कि सरकार खुद आगे हो के एक ऐसे काम में मुलव्वस हो रही है जो नाजायज़ था, जो गलत था। और आपने भी देखा कि दिन ब दिन हम बात इसकी अक्सर करते रहते हैं, हरमीत भी इस बारे में हमें बताते रहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व बढ़ता ही चला जा रहा है।
हरमीत, ये पढ़ा होगा आपने ज़रूर कि मोदी साहब साहब आप देखें, हैरानी की बात यह है कि अब ये एक वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो शिवलिंग होता है, हम हर धर्म के हर मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन दूसरों को भी दूसरों के मज़ाहब का और अक़ीदों का एहतराम करना चाहिए। जो शिवलिंग है वो उमूमन अब ये कोशिश की जाती है कि आरएसएस के कुछ गुंडे जो हैं वो या तो रातों रात किसी मस्जिद के आसपास दफना लेते हैं या किसी गुरुद्वारे के सामने दफना लेते हैं, और सुबह होती है और खुदाई शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि भाई शिवलिंग यहाँ से निकल आया और यही मंदिर है। ये चीज़ अब हिंदुस्तान में बड़ी आम हो रही है। और जिस तरह हम राम मंदिर की बात अब देखें, राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये वही बाबरी मस्जिद है, तारीखी बाबरी मस्जिद है, जहाँ पे अब हिंदुओं ने जिस तरह इस पर 1992 में जिस तरह हल्ला बोल दिया था, जिस तरह बेदर्दी से उसको शहीद किया गया था, वो चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद इसको, जब आपको याद है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, कभी हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट इतने तनाज़ात का शिकार हो चुका है कि इतना मुतनाज़ा हो चुका है कि वहाँ पे जितने फैसले आते हैं वो बीजेपी सरकार के ही फैसले होते हैं, उन्हीं के कहने पर ही फैसले आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहब का कॉरिडोर का इफ्तिताह किया जा रहा था, तो दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर डिक्लेयर किया था। यानी इस किस्म का हमने एक तरफ अमन का पैगाम दिया, तो वहाँ से हमें जो रिएक्शन आया, जो जिस तरह एक नफरत का एलिमेंट वहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि खासकर जो आरएसएस की सरकार है उनमें ये चीज़ देखी जा रही है, तो वो तो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और आपकी बात दुरुस्त है कि आप जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ, और हमने देखा है कि ये जो रिएक्शन है इसका इंतहाई खतरनाक आएगा भारत को, और उसको जरूरत नहीं होगी किसी दुश्मन की, जो मोदी सारा कुछ कर रहा है। और हरमीत, एक बहुत अहम पॉइंट ये भी सर, जिस पर आपने भी शुरू में जिक्र भी किया कि हुकूमत खुद आगे बढ़कर जब ये चीज़ कर रही है तो इसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हो सकते हैं। अभी इमीडिएटली तो नहीं हो रहे, लेकिन सर आलमी अगर बरादरी की बात की जाए तो आलमी सतह पर इस्लामिक ममालिक जो है वो इसका रिएक्शन उन्हें देना भी चाहिए, और वो हम इंतज़ार भी करेंगे इस चीज़ का कि वो अपनी तरफ से इसका रिएक्शन। कल मैं देख रहा था, मतलब सरकार इस हद तक इन्वॉल्व है कि, और इतने डरे भी हुए एक तरह से। कल एक कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, और उसके बारे में फिर अमेरिका तक ने मतलब उसकी बात की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने बात की कि हिंदुस्तान में जर्नलिस्ट राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। हम देखते हैं जर्नलिस्ट को हरास किया जाता है, ज़रा सा कोई मतलब वो ट्वीट करते हैं या कोई, जी बिल्कुल, मतलब उनको हरास करना जो है वो तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहना भी कुछ कम है। मतलब सर इंडिया में कौन सी ऐसी फील्ड है, वो मुसलमान हो, अक़लियती बरादरी हो, आप जर्नलिस्ट की बात करें, आप किसी भी तबके की बात करें, तो ये हिंदुज़म वहाँ पर इस कदर एक्सट्रीम पर पहुँच गई है कि हम उन्हें अगर एक्सट्रीमिस्ट कहें तो बिल्कुल ठीक होगा हर तरह से, हर सूरत हाल में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम में। जाहिर बात है जब गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, आप ये देखें ना कि अभी कल परसों एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें मुसलमानों के लिए रेंट पे घर लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जहाँ पे वो जाते हैं, कहते हैं कि हमें रेंट पे घर चाहिए, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपका मज़हब क्या है, जब वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उनसे सॉरी किया जाता है। और ये सबसे बड़ा मसला कभी हमने पिछली सरकारों में नहीं देखा, लेकिन जब से ये सरकार आई है और जिस किस्म के हम देख रहे हैं कि खान्स की जितनी फिल्मों को फ्लॉप करने का एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, वो एक अलग से कोशिश की जा रही है। अब एक फिल्म आ रही है जिसमें सैफ अली खान जो है मेन किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसको भी फ्लॉप करने का पूरी एक मुहिम जो है वो चल रही है। तो ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। और आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो मैं इजाजत ना बस होती चली जा रही है। आपने रनडाउन पे स्विच करने से पहले सर, लाल सिंह चड्ढा एक नई मूवी आई है आमिर खान की, उस मूवी में तालिबान को, मुसलमानों को जहाद के नाम पर जिस तरह से दिखाया गया है, ये उसी की मिसाल जो आप अभी सैफ की मूवी की बात कर रहे हैं। मतलब बॉलीवुड तक को पोलिटेट कर दिया उन्होंने, हर जगह पॉलिटिक्स, वो खेल हो, वो बॉलीवुड हो, वो आपकी आम कोई भी एक्सप्रेसिव फील्ड हो, हर जगह पॉलिटिशियन इस वक्त घुसकर पोल्यूटेड कर रहे हैं इस पूरे मुल्क को, और मुश्किल किया है उन्होंने। अरहल, हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे हम पहले अपने रनडाउन को देख लेते हैं। जो पॉलिटिकल सारी चीज़ें आपसे शुरू में शेयर की थी वही आज का भी खासा है। आज फ्राइडे हैपनिंग्स बहुत सारी हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला आज सुना देगी, उसके रिएक्शंस के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसको डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रनडाउन में हमेशा की तरह एक ट्रेलर भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, वो ट्रेलर भी आपसे दिखाएंगे और थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हरमीत के साथ और अब्दुल रऊफ साहब के साथ करेंगे। इसके अलावा बुरी खबर
पता नहीं सब रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें हैं जो बेसिक नीड्स में आती हैं, और जब इनकी कीमतें बढ़ती है तो बिलबिला उठता है एक आम लेमैन। सर रोटी की कीमत बढ़ा दी है, नान की मैं कीमत तो बढ़ा हैरान दी है। हुआ। मैं असल में बाजार बहुत कम जाता हूँ और घर में ही हमारे गंदम ला के पिसवा के हम लोग देसी आटे की मतलब वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी खमीरी रोटी चाहिए। तो मैं चला गया खमीरी रोटी लेने। अच्छा, अब मेरे दिल में था, कुछ था पहले मैं गया था, महीना पहले चीज में, तो 15 रुपए की रोटी मिल रही थी, 25 रुपए की। अब खमीरी रोटी 25 रुपए की कल नान भाइयों ने बेची है, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और सादा रोटी भी मेरे ख्याल में 20 रुपए की शायद हो गई है। 20 रुपए की होगी। मतलब अभी ऐसा नहीं कि प्राइसेस एकदम बढ़ी हैं सर। अभी कुछ दिन पहले 4 रुपए 5 रुपए बढ़े थे, जब आप गए हैं ना, तब की बात कर रही हूँ। अभी 4-5 रुपए बढ़े थे, अब इकट्ठे 7 रुपए 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब आपके इलाके में रोटी लेते हो तो कौन सी, मतलब कितने की है? 22 से खाते होंगे। रोहू साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि रोटी जो है वो कीमत उसकी तो बढ़ तो रही है, लेकिन कीमत बढ़ाने के साथ साथ आप जो देखते हैं, जो पेड़ा आप उठाते हैं उसका ग्राम तो आप चेक करें, वो उसमें कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि वो भी उसमें भी आपको जो रोटी दी जाती है तो वो इंतहाई हल्की फुल्की, और आप उसको एक नवाला, हमारे अफगानी भाई जो हैं उनकी रोटी तो आपने देखी होगी, लेकिन उनके लिए तो एक ही नवाला है, हमारे लिए 2 नवाले बड़े मुश्किल से बन जाते हैं। इस किस्म के जो हालात हैं, और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि साइज बहुत छोटा हो गया। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनसे जब हम पूछते हैं तो उनके इतने गिले शिकवे कि भैया गैस महंगा हो गया, आटा जो हमें मिलता था आज वो भी बिजली भी महंगी होगी, मजदूर जो है मजदूरी भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबात हैं वो भी हमें जायज लगते हैं, क्योंकि चीजें बड़ी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें महंगी हो रही है तो उस हिसाब से वो अपनी चीजें, लकड़ियां जो है, लकड़ियां ठीक कह रहे हैं आप। हमें दोनों साइड की पिक्चर दिखानी चाहिए। तंदूर मालिकान के मुतालबात भी यही है कि आटा भी महंगा हो गया है, गैस भी। बहरहाल आगे हम आपको रनडाउन में ये भी बताएंगे कि भी अगर आप वीकेंड पे या हफ्ते में 3 दिन योगा करते हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, और अब आपको सोच लेना चाहिए कि योगा करना शुरू कर दे, बिकॉज मैंने इसके बहुत सारे फायदे देखे हैं। इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमेशा हम कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आते हैं आपके लिए। कुछ दिन पहले हमने एक बच्ची को बुलाया था जिसने 15,000 से, जो पोलियो वर्कर थी, 15,000 से उसने काम शुरू किया और आज वो अपना बिजनेस ऑन कर रही है। इसी तरह सर ये अजीबो गरीब सा काम किया, लेकिन कमा इससे अच्छा रहे हैं। उमर से हम आपकी मुलाकात करेंगे। कीड़े पाल कर करोड़ों रुपए कमाने वाला ये पाकिस्तानी नौजवान है। ये तो कमाल है। कीड़े आप जमा करके अब क्या कर रहे हैं, ये इनसे जो बिजनेस है उससे क्या क्या फायदा है इनको, इनसे जान लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। डेली डोज हमारा क्या है जी? डेली डोज में आप खबर जो हम आपको देंगे वो देंगे कि बेसिकली सर सिंगापुर में ये कैंपेन ऑलरेडी चल रही थी कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी टावर और बिल्डिंग्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको ग्रीन किया जाए, वहाँ पर सब्जा उगाया जाए। तो बेसिकली ये सब्जी मंडी से नहीं, अच्छा ये अगली खबर है जो मैंने पहले दे दी नहीं, दूसरी खबर पहले देते हैं, पहली बाद में दे देंगे। तो सिंगापुर से आपको ये खबर देते हैं कि वहाँ पर बेसिकली एक टावर है सर, जिसकी ऊंचाई जो है वो एशिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आती है। नीचे रेस्टोरेंट्स भी है, लेकिन ऊपर उन्होंने फल भी उगाए हैं सर, सब्जियां भी उगाई हैं, और ये सारी चीजें उगाने का मकसद ये है कि वहां पर ग्रीनरी को ज्यादा किया जाए। वही सब्जियां बनती है हरमीत, और वहीं पर पकती हैं, और इतने 9 इकसाम की, और फिर नीचे रेस्टोरेंट को वहीं सप्लाई की जाती है। 80,000 पौधे इस बिल्डिंग के अंदर, टावर के अंदर मौजूद होंगे, जो उसको पूरा दूर से एक, ये देखो आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्लान किया है। एक गर्मी का एहसास भी कम होगा। वैसे तो सिंगापुर में उस तरह की गर्मी नहीं होती, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिवाय इसके कि विंटर के महीने हो जब कुछ प्लेजेंट होता है, बाकी साल एक गर्म मरतूब मैं रहा हूँ। मैं 1 महीना रहा था तकरीबन जाके। हरमीत भी गए हुए हैं, हरमीत से भी पूछेंगे। इतना खूबसूरत मुल्क है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सब नखलिस्तान नाम दिया सर इसको। अच्छा, साफ सुथरा, क्राइम रेशो जो है वहाँ पे 0 है। अगर आपने देखा हो वहाँ पे जिस किस्म की जो रिहायशगाहें बनी है, घर किस्म के बने हुए, और ये टावर की आप बात करें, जब हम गए थे तब ये बन रहा था। अच्छा। और अब देखें इसमें जिस तरह प्लानिंग की गई है और जिस तरीके से इसमें प्लांट्स, अब तो एक हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब कोशिश की जा रही है कि इसी मॉडल को अपना के, अब क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दरख्त बड़ी बेदर्दी से कट रहे हैं, जमीन जो है उसका हिस्सा कम से कम होता चला जा रहा है, तो लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं प्लाजों या फ्लैट्स की तरफ, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी फ्लैट्स का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ज़रूरत है फ्रेश ऑक्सीजन की भी,
तो इस मॉडल को पूरी दुनिया में अब मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई इस पे किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है। वैसे भी सिंगापुर छोटा सा, जिस तरह रूस और हरमीत, ये मॉडल जो है वो डेनमार्क की कंपनी है हार के सर, उन्होंने ये मॉडल दिया और ये मॉडल देने के बाद जब उन्होंने ऑब्वियसली जब आप बता रहे हैं कि बहुत साल लगे इसको बनाने में, लेकिन इसको दूर से देखा जाए तो लगता है कि सीढ़ियाँ भी और नीचे ग्राउंड भी और नीचे अगर बरामदे की बात की जाए, कॉरिडोर्स और इर्द गिर्द ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस मॉडल को अपनाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमारे भी मॉडल के तौर पे इसको लिया जा सकता है। लाहौर और मतलब खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कराची में तो ज़रा फिर भी मौसम ऐसा है जहाँ पौधे बड़े कम ग्रो करते हैं, सब्ज़ा कम है, लेकिन वहाँ पे भी ये मॉडल लिया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाने चाहिए। गर्मी जितनी ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और फिर लाहौर की मैं अगर बात करूँ, मुझे याद है ये बागों का शहर होता था, इतना ग्रीन होता था, जिसकी सिटी ऑफ गार्डन्स कहते थे। अब वो सिटी ऑफ सीमेंट हो गया, जहाँ जहाँ प्लाजे बनते हैं, जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं। हाँ बिल्कुल हरमीत। और सर कहते थे ना बड़े कि लाहौर की कोई हद नहीं होती, वो उस वक्त कहते थे किसी चीज की वजह से। हाँ। कहते थे ना कि लाहौर की कोई हद नहीं, हमारे बड़ों से हमने सुना है और वाकई कोई हदूद नहीं है लाहौर की। अगर आप देखें तो अब कहाँ तक, कसूर से आगे आगे तक हम देखते हैं कि सोसाइटीज बन गई हैं और उसको लाहौर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो अब कंस्ट्रक्शन इतनी एक्सट्रीम पर हम ले गए हैं, हर दो में से सर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। बस सिंगापुर तो ऐसा मॉडल है, हर लिहाज से उसको अपनाना चाहिए। और हमने जैसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी, और वो ये है कि आप ये देखो कि हर जो मुल्क तरक्की करता है ना, वो हर शोबे में तरक्की करता है, और जिस मुल्क में जवाल आता है हर शोबे में जवाल आता है। तो ये हमें अपना इसको सोचना चाहिए। अब सिंगापुर की हम बात करें, सफाई सुथराई वहाँ है, डेवलपमेंट वहाँ है, छोटा सा जजीरा है, उसकी ज़मीन वो फैलाते चले जा रहे हैं। एजुकेशन के मैदान में अगर देखें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है। हम अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देख रहे थे और उसमें 150 में आ रहे थे सर। हाँ, वहाँ भी 150 में एक यूनिवर्सिटी आई थी। 150 में एक यूनिवर्सिटी आई थी। बहरहाल मैं आपको जाते बता दूं कि इसकी कुल बुलंदी जो है वो 280 मीटर है, और अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो 70 से सर 100 किलोग्राम जो है फल, सब्जियाँ, धनिया और पुदीना धनिया और पुदीना जो है वो आप उगाया हुआ है वहाँ पे, उनमें प्रोडक्शन हो रही है और वही रेस्टोरेंट जो है उनको ये चीज़ सप्लाई की जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल जिसको हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है वो आपको देंगे सब्जी मंडी से ही। लेकिन सब्जी मंडी का ये नौजवान जो है, इसने किस तरह से मेहनत की है और बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचा है, ये इसकी सक्सेस स्टोरी है जो आज के प्रोग्राम में और डेली डोज में हमने आपसे शेयर करनी है। बॉक्सिंग रिंग और उसका जो एक्सपेंस है, उसकी जो प्रैक्टिस है सर, उसकी जो किट है, उस पर जो पैसे लगते हैं, उस सब का अखराजात जो है ना वो सर, ये शेर जो है ना, शेरबाज इनका नाम है, वो उठाते थे, अपनी सब्जी मंडी जाकर काम करते थे, वहाँ से पैसे कमाते थे और फिर जो पैसे कमा लेते थे उससे ही ये अपने बॉक्सिंग का शौक पूरा करते थे। लेकिन हरमीत बॉक्सिंग रिंग तक पहुँच गए हैं। शौक जो है वो आपको आपसे कुछ भी करा लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा ही बात हम लोग करते रहते हैं कि उमूमन हम देखते हैं कि इस मैदान में चाहे स्पोर्ट्स हो, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, वो एक काम फैमिली से, गुर्बत से निकल कर वो आगे आते हैं और अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। अब ये देखिए कितना मुश्किल काम है कि आप जाके सब्जी मंडी में सुबह जाएँ, सारा दिन वहाँ पे थके आ रहे, फिर आप प्रैक्टिस भी करें और फिर आप बॉक्सिंग के रैंक तक पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम इससे कबल मेरे सामने एक खबर आई थी जिसमें कूड़ा जो है एक लड़का इकट्ठा करता था और वो भी बॉक्सिंग में बड़ा उसने अपना नाम बनाया। तो ये नौजवान होते हैं, लेकिन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मुकाबले में सिर्फ मैं भारत की इसलिए तारीफ़ करूंगा कि वो उन्होंने अपने एथलीट्स के साथ साथ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जो इस फील्ड में आते हैं और मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जितने भी हमारे नौजवान जाते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल जाती है हल्की फुल्की, या कोई यहाँ पे तो स्पॉन्सर भी मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। तो आप देखें कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत से ये अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन करने की जो जुनून इस पे सवार है, ये वही कोशिश कर रहा है। और हरमीत आप ये देखिए कि शेरबाज का ताल्लुक सर कोयटा से है।
हम बात करते हैं पेशावर की, इन इलाकों की, ज़्यादातर एथलीट्स और ख़ासतौर पर जो स्ट्रीट स्पोर्ट्स होती है ना, इससे हमें बहुत सारे नगीने मिलते हैं सिर्फ इन इलाकों से। हमने पेशावर से हरमीत कितनी खबरें दी हैं, हमने कोयटा से इतनी खबरें दी हैं। ये वो लोग हैं जो इन इलाकों में रहकर भी बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर फैसिलिटेशन के इतनी मेहनत करते हैं, बगैर मेन सपोर्ट के किसी के। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट होगी, इसको शेरबाज की कहानी अगर देखें, ख़ास तौर पे कोयटा की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना। अगली भी खबर जो है ना वो भी जुनून ही की है, मतलब एक लिहाज से हम देखें। आपने सुनी है वो बात कि आईफोन खरीदने के लिए मैं अपना बिल्कुल बिल्कुल वो ये खून बेचने पहुंच गए। ये लड़की है, इंडिया से इसका ताल्लुक है सर, और इसने अपना आईफोन तो नहीं, कोई भी फोन होगा, स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। अब पैसे उसके पास थे नहीं, उसने कहा चलो कुछ नहीं तो खून ही भेज देते हैं, अपना खून लेके पहुंच गई ब्लड बैंक, कहती है इसको ले लो, पैसे दे दो, खून का सौदा कर लेती हूँ। हाँ, वहाँ पे शक पड़ा इंतजामिया को, जब ये खून के बदले इसने पैसे मांगे तो उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को बुलवा लिया, और जब तहकीकात की तो पता चला कि बीबी जो है वो स्मार्टफोन लेना चाह रही है। ये स्मार्टफोन का जुनून जो है ना, ये पता नहीं वक्त कितना तेजी से बदल रहा है कि कभी खून के बदले आजादी हुआ करती थी, अब खून के बदले जो स्मार्टफोन है। गुड वन। लेकिन सर बच्ची देखिए ना, उसकी मतलब मासूमियत भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी बच्ची छोटी थी नहीं, वो 12वीं क्लास की थी और 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। लेकिन पता नहीं अम्मा अब्बा ने ऑब्वियसली पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो खून जब अतिया किया जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। नहीं, ऐसे अम्मा अब्बा के बेचारे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग अमूमन जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक होता है, और लोअर मिडिल क्लास में आप अपने बच्चों को जब स्मार्टफोन लेके भी देते हैं तो आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ऐसा सा क्राइम हो गया है, ऐसे से जराइम हो गए हैं। ये जो कराची की खबर थी, क्या दुआ जहरा, वो भी तो स्मार्टफोन पे ही एक नौजवान के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, 14 साल की लड़की थी, और वो भागी घर से फिर, और उसने अब तक वो मसला चल रहा है, केस चल रहा है। और बड़े और भी, मतलब मुझे कराची की एक स्टोरी याद आ रही है जहाँ पे बड़ी बहन ने अपने मंगेतर के साथ कोई वीडियोस बनाई, छोटी ने देख लिया, और छोटी को डर था कि ये ब्लैकमेल तो नहीं करेगी, मेरे घर वालों को बता देगी, उसको मार दिया। तो ये ऐसा था, मतलब खौफनाक है। अभी बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही हमारे यहाँ, लेकिन स्मार्टफोन ने बहुत ज़्यादा मुआशरे में खराबी पैदा की है। इसकी जो हम सहूलत है ना बहुत बड़ी, ऑब्वियसली हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं स्मार्टफोन के, और उसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल ना करें तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, अपग्रेड नहीं हो सकती। लेकिन सर इसकी सबसे बड़ी वजह है एक्सेस। छोटे छोटे बच्चों की जब रसाई आपके फ़ोन्स तक हो गई है, हम उन्हें कुछ ना करने के लिए या अपने काम के लिए उनको फ़ोन मुहैया कर देते हैं और उन्हें कहते हैं इससे खेलो। वो कैसी स्क्रीन टाइम, कैसा डाटा, कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, और इसीलिए इस हद तक बात पहुंच जाती है कि माँ बाप इस हद तक शर्मिंदा हुए हैं। दुआ ज़हरा की आप बात कर रहे हैं, उसके अम्मा बाप आप सोचे रोते थे बाकायदा ऑन स्क्रीन आकर। हरमीत आपने भी बहुत कवर किया होगा, कितना फॉलो अप लिया मीडिया ने इसका, लेकिन आप देखें कि वजह क्या थी, स्मार्टफोन। वजह क्या थी, गेम्स पे ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ था ना उनका। वो पबजी खेलते थे, दोनों खेलते थे, उन्होंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। मतलब वो इस तरह के कोई कंट्रोल नहीं है। माँ बाप यहाँ दुआ ज़रा के माँ बाप तो फिर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि स्मार्टफोन जिन बच्चों के हाथ में आया उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, उनको चलाना भी नहीं आता, उनको माँ बाप को चलाना भी नहीं आता। बच्चे जो हैं उनके सामने ऐसा इश्तहार, ऐसी इश्तहा अंगेज़ किस्म की चीज़ें होती हैं, गेम्स होती हैं कि वो उस रॉ में बहते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर वो गड़बड़ का शिकार। मैंने एक और चीज़ यहाँ पर कोट करनी है, क्राइम स्टोरीज जो या क्राइम प्रोग्राम्स जो होते हैं, खैर पाकिस्तान में तो बहुत कम क्राइम प्रोग्राम्स इस तरह के हैं, 2-3 न्यूज़ चैनल्स के हैं। इंडिया में आपको कोई नाम भी चीज़ा हरमीत याद होंगे। आप इस तरह के जब स्क्रीन को टाइम देते हैं और इस तरह के जब प्रोग्राम्स देखते हैं तो हमारी आवाम सिर्फ ये नहीं देखती कि जुर्म जो है यहाँ पर हुआ है या इस जुर्म की ये सज़ा मिली है, इस तरह के प्रोग्राम देखने से जुर्म करने का तरीका भी पता चलता है। अगर आप क्राइम रेट, सर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं इंडिया के, हमारे जब लोग उसको देखते हैं बहुत शौक से देखते हैं, लाइक CID और XYZ बड़ी इस तरह के प्रोग्राम थे, मैंने बहुत देखा है बच्चों को देखते हुए। तो एक्चुअली इस तरह के प्रोग्राम आपको बता भी रहे होते हैं कि अगर आपने कोई जुर्म करना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, आपने बचना कैसे, आपने चकमा कैसे देना है, आपने किस तरह से पूरा प्रोसेस करना है इसका। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है जो कि हम दिखा रहे होते हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर जो है वो बेसिकली है, डाटा साइंटिस्ट है
मारिया इब्रार इनका नाम है। और सर इनको जो है ना 10वां नंबर दिया गया है 25 मशहूर तरीन ख़वातीन जो हैं कनाडा की, सर कनाडा की 25 मशहूर तरीन ख़वातीन में इनका रैंक जो है वो 10वां है और डाटा साइंटिस्ट है। और पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एजाज़ की बात है। मसनूई जहानत जो है सर उस पर बेस करके ये फ़हरिस्त बनाई गई थी, ये लिस्ट बनाई गई थी और उसमें उनका नाम जो है वो सहरे फ़हरिस्त है। और एक ख़ातून का होना ये हमारे लिए और भी प्राउड वाली बात है। हाँ, प्राइड है, मतलब हमारी और हमारे लिए प्राउड होने वाली बात है। बिल्कुल सही है। मैं ये बताऊं कि हम पहली खबर से जोड़ के ज़रा इसको अगर देखें तो एक और चीज़ सामने आती है और वो ये आती है कि एक रिपोर्ट में पढ़ा था और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अब जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में एनहांसमेंट की बात आ रही है, जो प्रोग्रेस की बात आ रही है, उसके तहत ये होगा कि जिसके पास ज़रा पैसे होंगे उनके बच्चे बेहतर स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ के, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के और ज़रा बेहतर हो जाएंगे और ज़रा माल दौलत उनके पास आ जाएगा। और जो गरीब है वहाँ पे ऐसी एजुकेशन है जिसका मयार बुलंद नहीं है, ऐसे हालात हैं जिसमें पस्ती की तरफ लेके जाते हैं जहनों को भी, उससे उनके माल दौलत में और ज़रा कमी आ जाएगी, गुर्बत में और ज़रा इजाफा होगा। ये बड़ी खौफनाक सहूलियात नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास माहौल साजगार नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें। देखिए हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं ना, अपग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, एवरीडे अपग्रेड हो रही है। अब वो रसाई जो है वो आम बच्चों या गरीब गुरबा या मिडिल क्लास के भी अगर हम बात कर लें, हम लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं करते, उनकी रसाई इन चीज़ों तक उस तरह से नहीं है, तो वो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी से करीब नहीं होंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मसनूई जहानत की जो हम बात कर रहे हैं अगर देखा जाए सो, और रऊफ साहब हमारी एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े जाते हैं। और ज्यादातर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएं तो वहाँ की एजुकेशन जो है वो आपके सामने क्या, जो लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें तो भी इंस्ट्रूमेंट भी आपको बड़े मुश्किल से नजर आएंगे, या जो लाइब्रेरियां हैं वो बंद से बंद पड़ी होती थी, जो लाइब्रेरियन होता है वो तो छुट्टियों पे होता है, हमने तो ये देखा है। तो ये हालात जो हैं, रऊफ साहब की बात दुरुस्त है कि आप अच्छी एकेडमी से निकल कर आप अच्छी यूनिवर्सिटी तक आपकी रसाई जो है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके और पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है और लेटेस्ट चीज़ों के हवाले से अगर आपके पास नॉलेज है तो आप और ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ से पीछे रह जाते हैं, हत्ता कि आप इंटरनेट का दौर है, इन चीज़ से अपने आप को साइड पर रखेंगे तो नुकसान आपका भी होगा और माली मुश्किलात जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जाएंगी। अच्छा यकीन करें सर, हम जब अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना और पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में या वसाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप तो घूमे हुए हैं सर, हरमीत ने भी बहुत ट्रैवल किया है, वहाँ जाकर ऐसे मुल्कों में जाके यकीन करें तकलीफ होती है सोच कर कि ये वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। अगर गरीब गुरबा हैं भी तो वहाँ की हुकूमतें बहुत फैसिलिटेट करती हैं बच्चों की स्टडीज़ में, बच्चों के ग्रो करने के लिए, वालिदैन के कारोबार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो, होप फॉर द गुड। और अब हमने लेनी है एक क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1-2 दिनों में आई हैं। एक तो सबसे पहले हुकूमत ने एक दरख्वास्त दी कि लॉन्ग मार्च से पीटीआई को रोका जाए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त पे किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसकी तफसीलात जानेंगे। और फिर इमरान खान ने एक जो दरख्वास्त दी थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि मज़ीद ऑडियो लीक्स ना जारी हो, उसके लिए उन्होंने बहुत से इदारों को इन्वॉल्व किया है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा बात कर लें, आज अभी थोड़ी देर में जो तोशा खाने का फ़ैसला आने वाला है, ये फ़ैसला किस तरह का हो सकता है, इसके मुज़मरात क्या होंगे। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ जाता है फ़ैसला तो क्या होगा। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम सर। इमरान, सबसे पहले ज़रा तोशा खाने वाली बात कर लें कि जो तोशा खाने से इमरान खान साहब ने तहाइफ लिए, वो तहाइफ कम कीमत दे के वो ले गए, उन्होंने बेच दिया, लेकिन फिर उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में अपने जो कागजात थे। तो उस हवाले से केस तो बड़ा खौफनाक सा बनता है। आपको क्या लगता है क्या फ़ैसला हो सकता है और मुख्तलिफ जो फैसले हो सकते हैं उसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं? सर गुजारिश ये है, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मुझे तो इससे भी खौफनाक एक और चीज़ लगती है। जब आप मुझे सीनियर कहते हैं ना तो मुझे बड़ा, आप मेरे उस्ताद हैं, यकीन करें मैं काम जाता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आप तो सीनियर मोस्ट है, हमने आपसे सीखा हमेशा।
पढ़ा भी है और सीखा भी है। यकीनन सर, अब यकीनन। आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। सर गुजारिश ये है कि ये बड़ा हमेशा पीटीआई केस के बारे में कहती है कि ओपन एंड शट केस है, तो मेरे ख्याल में तो असल में ये ओपन एंड शट केस है। आप जब सादिक और अमीर होने का दावा करते हैं, आप जब रियासत मदीना की बात करते हैं, आप जब हमेशा जो है ना सच की बात करते हैं, तो फिर आपको अपने पे भी ये सारे कानून लागू करने चाहिए। अब लोग कहते हैं, जब तोशाखाने की बात होती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी ले गए थे, जरदारी साहब भी ले गए थे, यहाँ पे इशू ये नहीं है कि वो ले गए और आप क्यों नहीं लेके गए। इशू ये है कि वो लेके गए, लेकिन आप भी लेके गए। एक तो ये कि आप भी ने भी अपने आप को उसी साथ में खड़ा कर लिया। दूसरा ये कि उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, आपने तो डिक्लेयर ही नहीं किया। तो फिर आप कैसे सादिक और अमीन है कि आपने चीजें ले भी ली कौड़ियों के भाव में और फिर आपने डिक्लेयर भी नहीं किया अपने एहसासों में, तो आप तो सादिक और अमीन उस हवाले से रहे ही नहीं। आप तो ये फैसला तो अदालत में करना, लेकिन बादू नजर में जो नजर आता है तो ये केस बड़ा क्लियर है। तो मुझे तो लगता है कि शायद आज इस पे इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाए और पीटीआई की जो क्यादत है और खास तौर पे जो उनके वकला की टीम है वो भी यही समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि अली जफर साहब से, बैरिस्टर अली जफर साहब से ये कह भी दिया गया है कि आप अगली तैयारी रखें, अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम आज ही उसके खिलाफ अपील भी दायर करेंगे। हाँ, वो तो ये तो जाहिर है तयशुदा बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन में फैसला आता है खिलाफ, तो फिर पहला रुख तो यही होगा कि कोर्ट में जाया जाए। अच्छा जी हरमीत सर, इमरान साहब अगर हम देखें, एक तरफ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो शायद नाअहल कर दिया जाए जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और फैसला उसके खिलाफ आने की जो खबरें वो भी गर्दिश कर, लेकिन साथ साथ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने 62(1)(f) के हवाले से कहा था कि काला कानून है। इससे कबल जो है नवाज शरीफ के केस में यही जस्टिस साहब थे जिन्होंने बाकायदा जो है इसकी हिमायत इसकी की थी और नाअहली में एक अहम किरदार भी अदा किया था। अब मामला जो हैं इन्होंने इसको काला कानून भी करार दिया, और साथ साथ बात ये भी चल रही है कि नवाज शरीफ साहब के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि खान साहब और अगर नाअहल होते हैं तो दोनों एक ही सफ में खड़े होंगे और तब जाके कोई मामला जो है पार्लियामान की तरफ जाएगा। आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को सर? देखिए, दो चीजें इसमें हैं आपने जिसका जिक्र किया। एक आपने कहा कि ये जो अफवाहें हैं कि फैसला खिलाफ आएगा, और दूसरा ये कि फैसला इनके हक में आएगा। देखिए, मौजूद जज साहबान जो रिमार्क्स देते हैं या आम तकरीबात में तकरीरें करते हैं, उनसे आप ये नहीं अखज़ कर सकते कि फैसला क्या आएगा। रिमार्क्स और तकरीरें ये अलग चीज है और फैसला बिल्कुल अलग चीज है। मौजूद जज साहबान जब फैसला देते हैं किसी भी केस में, तो उसमें उन्होंने शवाहिद को देखना होता है और उन चीजों की बिना पर उन्होंने ये फैसला करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो दुनिया की आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट अतलिया और आपके फैसले, आपकी चीजें, तो मैं तो नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ और आपके चैनल के खिलाफ कोई ऐसी बात हो। मैं तो अपनी अतलिया की बड़ी तारीफ करता हूँ और उन्हें बड़ा काबिल समझता हूँ। ये हमेशा बड़े मेरिट पे फैसले देते हैं और आज भी ये मेरिट पे फैसला देंगे। इन्होंने तो कभी नजरिया जरूरत के तहत फैसला दिया ही नहीं। ये तो नजरिया जरूरत के खिलाफ जो लोग हैं, ये वो लोग हैं इस वक्त अदलिया में। तो ये जो भी फैसला दे, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर हक सच की बात करेंगे तो फिर तो आज फैसला इन्हें देना पड़ेगा, और अगर पसंद और नापसंद की बात हो तो फिर उसमें अगर कोई उस तरह की अदलिया होती तो उस बारे में कोई मुबहिम भी हो सकती थी बात। मुझे मौजूदा अदलिया से और मुअज़्ज़िन जज साहबान से तो 100% उम्मीद है कि ये हक और सच पे ही फैसला दे। सर, ये कहिएगा कि ऑडियो लीक्स के हवाले से एक बार फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के इमरान खान साहब वो कहते हैं पता नहीं किस चीज़ का खदशा है, और जिन लोगों को फरीक बनाया उसमें पैमरा भी है, वज़ारत दाखिला भी है, IT भी है, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके वो किस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, कल दो दरखास्तें थी जिनका रऊफ साहब ने पहले जिक्र किया। ये बड़ी ही मजाका खेज दोनों दरखास्तें थी। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी रोका जाए, तो हुकूमत तो खुद परेशान है। अगर हुकूमत का तो ये कहना है हुकूमती लोगों का कि अगर हम ये करते हो तो हम अपनी भी ऑडियो लीक्स करें।
असल में इमरान खान साहब को ये मामला है, उन्हें तो पता है ना, देखिए इंसान को खुद तो पता होता है कि उसने क्या क्या किया हुआ है। अब उन्हें इस बात का खदशा है कि जनाब अगर मेरी वो सारी करतूतें सामने आ गई, जो मैं करता रहूं, तो फिर तो मामला बड़ा खराब होगा। और सिर्फ ऑडियो तक तो नहीं बात होती, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें होती हैं। लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए ये एक उन्होंने पैंतरा मारा कि अदालत से कह दे। अब अदालत किसी अननोन हैकर को कैसे पाबंद कर सकती है? अगर वाकई ही कोई हैकर है, अगर वाकई ही वो कहीं बैठा ये चीजें रिलीज कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि उसको कौन सी दुनिया की अदालत पाबंद कर सकती है? बिल्कुल ऐसे। ये कोई बड़ा कोई इखलाकी काम है जो कोई पाबंद कर दे। जो बंदा कर रहा है उसका इखलाकियात से और कानून से क्या ताल्लुक है? लिहाजा मैं तो नहीं समझता कि इस दरखास्त का कोई मकसद था, सिवाय इसके कि खुद उनकी अपनी सुबकी हुई होगी। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। इमरान, अगली दरखास्त की भी जरा बात कर लेते हैं। जी हरमीत। जी माजरत के साथ रोज़ साहब, इमरान याकूब साहब, अगर हम देखें एक ही कार्ड है खान साहब के पास, अगर देखा जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से, और आज तक हम देख रहे हैं कि उसमें भी कोई प्लानिंग पे प्लानिंग बन रही है, लेकिन अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको लगता है कि सर वो क्या पार्लियामेंट की तरफ वापसी का इशारा उनको मिला है, या ये कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग मार्च के सिर्फ एक दबाव की तरह उनको इस्तेमाल तो किया जाए, लेकिन जाना जो है वो पार्लियामान की तरफ ही वापस जाना है? अरमीत भाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च करना होता तो ये कब का कर लेते। ये सिर्फ उसको दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना इन्होंने लेट किया है या जितना ये लेट कर रहे हैं, इससे इनको खुद जाती तौर पे भी नुकसान पहुंचा है। और अब तो खुद उनके अपने लोग बरमला टीवी प्रोग्राम्स में भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये क्यों इतना लटका रहे हैं, अगर करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दबाव के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में वो खुद करना भी नहीं चाहते। और आपको याद होगा मुअज़्ज़ज़ जो हमारी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप अपने पार्लियामान में मामलात को तय करें। तो जहाँ पे इनके बैकडोर चैनल थे, राब्ते थे, जिनका खुद वो अब इतराफ भी कर चुके हैं पब्लिकली, तो उसमें भी ये बात है। और अब तो फवाद चौधरी साहब ने ये तक कह दिया है कि सदर मुमलिकत हैं जो वो सिर्फ ताकतवर हल्कों से ही नहीं बल्कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात करवा रहे हैं। तो हम सिवाय NRO के बाकी सब वो चीज़ों पे करेंगे। तो देखिए ये अगर ये सारी चीज़ें वाकई ही हो रही हैं, तो ऐसे में आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और क्या बात है कि जी वो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आप तो वो कर रहे हैं जो मुज़ाकरात, तो अच्छी बात है, जमहूरियत का तो हुस्न मुज़ाकरात ही है। मैं तो खुद इसका बड़ा हामी हूँ कि दुनिया की हर जंग का फैसला भी अल्टीमेटली टेबल पे ही होता है, मुज़ाकरात की मेज पे ही होता है। तो आप आए पार्लियामेंट में आए और फिर अपना किरदार अदा करें। इमरान, हमने शुरू में जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हमने दो दरख्वास्तों का जिक्र किया था। एक दरख्वास्त पर तो हमने बात कर ली जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स के हवाले से थी। दूसरी दरख्वास्त का ताल्लुक इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से है। हुकूमत क्या बुखलाई हुई है जो वो गई सुप्रीम कोर्ट में और उसने जाके दरख्वास्त दायर की कि जी इनको लॉन्ग मार्च से रोका जाए? आपको क्या लगता है? राव साहब, मुझे दो चीजें इसमें लगती हैं। एक तो ये कि वाकई हुकूमत बुखलाई हुई है, ऐसी हरकतें कर रही है, लेकिन दूसरी एक और भी चीज है जिसके इम्कान मेरे नजदीक ज्यादा है। वो ये जवाब मेरे पिछले जवाब से जुड़ा हुआ है, और वो ये है सर कि जब आप बैक डोर चैनल पे चल रहे होते हैं, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो उसमें फिर एक दूसरे को फेस सेविंग भी दी जाती है। तो मेरे ख्याल में शायद ये इस तरह भी हो सकता है कि उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये तय पाया हो कि हुकूमत चली जाए अदालत में, और फिर अदलिया की तरफ से इस तरह का कोई आ जाए। लेकिन अदलिया देखिए कैसे इस पे कर सकती है कि एक काम वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो किसी वो जो आपने भी लतीफ़ा सुना होगा कि वो कमाद अभी बीजना था तो उनको मारा, तो उन्होंने कहा मार के, और उन्होंने कहा होर चुपो, वो की जरा से बीजना है। तो सर ये तो वो वाला मामला है कि अभी काम हुआ नहीं तो ये अदालत किसी रोक दे, तो ये होती नहीं ऐसी चीजें। लेकिन मुझे लगता है शायद कहीं कि ये फेस सेविंग का भी तरीका हो सकता है। अच्छा, इसमें फेस सेविंग का तरीका हो सकता है। अब ज़रा देख लें इसको कि स्ट्रैटेजीज अगर देखी जाएं,
यानी हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात, जैसे बाज़ हवाले कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि दोनों पार्टियां, यानी चाहे राना सनाउल्लाह हों या इमरान खान के एक दो लोगों के अलावा बाकी जो हैं वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे। हुकूमत तो ख़ास तौर पे कह रही है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। तो फिर आपको कोई अंदर की खबर है क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपने भी गुफ्तगू में 2-3 दफ़ा जिक्र किया है कि मुज़ाकरात लग रहा है कि हो रहे हैं, तो क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? राव साहब, मेरे पास तो ये खबर है, इतनी ये कन्फर्म है कि जितना मैं आपके साथ इस वक्त प्रोग्राम में बैठा हूँ कि बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब या दूसरे जो लोग इससे इनकारी हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने फिर अवाम के पास भी तो जाना है ना। वो इसलिए भी ये तस्लीम नहीं कर रहे कि उन्हें ये पता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम अपना बयानिया तो बनाए रखें। अच्छा ठीक है जी हरमीत। अच्छा इमरान याकूब साहब, अगर हम देखें इस सारी सूरत से हट के आज एक बड़ी पॉजिटिव खबरें जो हैं वो भी गर्दिश ऐसी कर रही हैं कि फैटफ के हवाले से आज फैटफ के जो सदर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आपको याद होगा कि जून में भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, फिर सितंबर में उनका वफद भी आया था, उन्होंने भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अब मामला जो हैं हमारे यहाँ क्रेडिट लेने की बड़ी कोशिश की जाती है, हर पार्टी कहती है कि ये हमने किया है। वैसे आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्रेडिट किसको देंगे आप अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है? किसका अल्लाह करे जी, अल्लाह करे आज ये निकल जाए, लेकिन मैं तो इसका क्रेडिट जो है ना तमाम हुकूमतों को भी दूंगा और खास तौर पे इदारों को दूंगा। देखिए जिस तरह से इदारों ने इस पे काम किया और इस पे अमल दरामद कराया, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा उन्हीं का क्रेडिट है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू इमरान, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसी टेबल पे हो रहे हैं इस टेबल पे हो रहे हैं। इमरान याकूब साहब ने काफ़ी हतमी तरीके से जैसे कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और FATF के जो हवाले से बात हो रही है वो ये है कि इदारों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से वो जो तमाम पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया, तो उस हवाले से क्रेडिट हम उन्हीं को देंगे। हमें चलना ब्रेक की तरफ, क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप खबरें सुन के वापस आए, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। शो के शुरू में हमने सोहा जिक्र किया था रोटी का, और आटे का भी एक बहरान चल रहा है, लेकिन रोटी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आम आदमी बड़ा उससे मुतासिर है। मैं एक चैनल के ऊपर देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें आम गरीब लोगों से उन्होंने पूछा हुआ था, अच्छा मैं ये याद करूं मतलब कि रोटी आपको कितने की मिल रही है, और वो कहते थे कि जनाब हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कुल जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि एक वक्त में हमें 2 रोटी मिलता है और साथ थोड़ा सा कुछ लगा के घर से प्याज या नमक ला के लगा के हम खा लें। अब अगर रोटी भी इतनी महंगी हो जाएगी तो हमारा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। तो रोटी क्यों इतनी महंगी हो गई है, उसके मामलात क्या हैं? और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे अपना छोटे होने का वक्त याद है कि जिस वक्त तंदूरों के ऊपर लिखा होता था कि एक आने की 2 रोटियां सालन मुफ्त। हाय हाय हाय, तो वो भी आप तो अपने बचपन की बात कर रहे हैं ना। हरमीत अगर हमारे साथ है तो हरमीत ज़्यादा दूर नहीं जाते, 10 साल या 12 साल अगर पहले की बात करें तो 2 से 3 रुपए की रोटी मिलती थी। और हम खुद अपने बचपन की अगर बात को रिकॉल करें तो ये रोटी एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली आप घर में आटा बनाकर, पेड़ा बनाकर रोटी बनाना ही प्रेफर करते हैं। घर में बनाने का तरीका ये, घर की ख़वातीन ऐसे ही बनाती हैं। लेकिन अब रो रो कर बिलबिला उठे हैं ये तमाम लोग, जो कि थोड़े इजाफे भी नहीं सर, अच्छा खासा इजाफा है। 22 से 25 रुपए का अगर नान हो जाएगा तो शादी ब्याह और बहुत सारी तकरीबात या घरेलू इस्तेमाल के लिए ये हमने इस्तेमाल करने होते हैं ये नान रोटियां, तो ये इतनी महंगी हो गई है। मोहम्मद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर है नान रोटिएशन के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन सर हम दोनों साइड्स जो है वो पिक्चर की दिखाना चाहते हैं। एक तरफ है वो तमाम लोग जो खाने वाले आम आवाम है रोटी को, वो कहते हैं रोटी महंगी हो गई है। एक तरफ है तंदूर मालिकान जो कहते हैं गैस महंगी है, आटा महंगा है, हम करें तो क्या करें। आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया कि जिसमें बहुत ज़्यादा वो
आवाम भी मुतासर है और तंदूर वालकान भी मुतासर है। सबसे पहली बात यह है कि जो रोटी जो है ना महंगी करना, वो तंदूर वाला को खुशी से महंगी नहीं करता है, ना नान खुशी से महंगी करता है। एक चीज़ में मुझे जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उस चीज़ का, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गंदम को रेट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो अगर मिल को गंदम महंगी देती है, मिल वाला फाइन महंगा बनाता है, आटा महंगा बनाता है, तो तंदूर वाले की मजबूरी बन जाती है रोटी महंगे करना। ये जो कहना है कि जी तंदूर वाला अगर अवाम पर जुल्म कर रहा है, ये नहीं है। ये अगर जुल्म कर रही तो हुकूमत कर रही है अवाम पर जुल्म, हम पर जुल्म हो रहा है, हम भी उसी अवाम में हैं। हमें भी पता है कि रोटी जब महंगी होती है तो जो एक आम मजदूर है उसके लिए रोटी को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए जब गंदम की पॉलिसी ये बनाते हैं। अगर इनके पास गंदम का स्टॉक कम है तो ये फिल फॉर जो है गंदम के इंपोर्ट करके उसको कमी को पूरा करें। अच्छा भाई साहब, ये बताइए दो चीज़ें इसमें। एक तो गवर्नमेंट ने जो हालात है उसको देखते हुए 22 रुपए नान की कीमत, सरकारी कीमत जो रखी, लेकिन तमाम लोग तंदूर वाले जो है वो 25 रुपए पे बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसके बावजूद गिला शिकवा ये होता है कि उसकी क्वांटिटी, यानी जिस वक्त उसको वज़न को देखा जाए, पेड़े का वज़न कम हो गया है, रोटी छोटी हो गई है साइज़ में, ये भी शिकायत मिल रही है। तो इसको कैसे जवाब देंगे? अच्छा सर, ऐसा है कि जो अपना रोटी का रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 14 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक ऐसा शहर है लाहौर में कि पंजाब के हर जिले के मुकाबले में लाहौर में रोटी का रेट सबसे कम है। 14 रुपये इस टाइम बेच रहे हैं। 14 पे कोई नहीं बेच रहा, 14 पे कोई नहीं बेच रहा, 15 पे, हाँ 15 पे बेच रोटी की रहे बात हैं। कर रहे हैं हम तो, नान और खमीरी रोटी तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। नान की जो आप बात करें, नान जो है वो 22 रुपये गवर्नमेंट नोटिफाई किया है। कुलचा जो है वो 25 का मिल रहा है। उस पर एक्स्ट्रा जो चीजें लगती हैं, तिल लग रहे हैं, ग्लूकोज लग रहा है और जो चीजें लगती है वो उसकी कीमत जो है वो 25 रुपए है। सर मैंने खुद रेट का वो नहीं है इशू। मैंने खुद अपने इलाके में कल खरीदा है नान और वो 25 रुपए का मिला है मुझे, 22 पे कोई नहीं दे रहा। हमने ना तकरीबन 15 दिन पहले हमने जो रेट दिया था तंदूर वालों को, जब गवर्नमेंट हमें कोई रेट नहीं देती, उस वक्त 25 और 15 का हमने रेट दिया था, तो वो बिक रहा है। एक दिन में इंशाल्लाह ये जो नान का रेट है वो बिल्कुल जो लेवल पे है, हमारा जो बात हुई डीसी साहब से उसके मुताबिक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये कहिएगा कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि हो जाएगा, अभी आप पहले कह रहे थे हो है, हमारा मकसद ना कतई तौर पर ये नहीं है कि हम आपको ऑन स्क्रीन बुलाकर ये कहें कि आप गलत कर रहे हैं या आपने सही नहीं किया, लेकिन सर ये आप ही की जिम्मेदारी है। अगर अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं कि उनके इलाके में या हमारे इर्द गिर्द रेट आगे पीछे हैं या रेट एक जैसे नहीं है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कराना डीसी के अलावा, अगर नान रोटी एसोसिएशन ऑब्वियसली आप मुतालबा सामने लेके आते हैं, तो कौन रेगुलेट करता है इस चीज़ को कि अगर एक प्राइस बड़ी है तो हर जगह वही प्राइस हो, अगर बड़ी भी है वो तो चाहिए। देखिए, जो रोटी की प्राइस बढ़ती है तो उसका जो रेट होता है हम अच्छा लाइन में खासे कुछ प्रॉब्लम कर रही है इसीलिए सर, लेकिन ये एक बड़ी अहम बात है जिस पर आपने इस वक्त रोशनी डाली है कि चलिए अगर कीमत बड़ी है ठीक है, लेकिन हर तंदूर मालिक जो है वो अपनी मर्जी का रेट नहीं लगा सकता। अगर 4 रुपए बड़े हैं, 5 रुपए बड़े हैं, अगर 22 रुपए का नान है तो आप 25 रुपए का कैसे दे सकते हैं? उस 3 रुपए की वैल्यू हमें नहीं पता। उसके जवाब में देखो ना भाई साहब की बात चले, बड़ी खुशाइंद है, वो कहते हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन पहले ये बात यह है कि जब 22 रुपए रेट था, अपनी मर्जी से नान भाइयों ने रेट बढ़ा दिया। अब हरमीत भी जैसे बात कह रहे थे, जी हरमीत आपकी बात भी बड़ी जायज़ है कि एक तो सिर्फ ये कि रेट बढ़ गया, ना सिर्फ ये कि रेट बढ़ गया, बल्कि उसमें यह है कि उसकी जो साइज है रोटी का, साइज है वो भी छोटा हो गया है। जी हरमीत। तो साहब आपकी बात दुरुस्त है कि उमूमन ये होता है कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जब 1 रुपये या 2 रुपये किसी चीज़ में बढ़ जाते हैं, गैस में बढ़ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन जो है वो आम तौर पर हम हर चीज़ में देखते हैं। अब रोटी की जो आपने बात की, 120 ग्राम की रोटी, हम तो देखते हैं कि भाई 120 और 122 ग्राम की रोटी है, लेकिन वो होती नहीं है, वो 115 118 तक की लेके चले जाते हैं। एक तो चलो आप पैसे ले रहे हैं तो फिर कम से कम हमसे वो ग्राम जो है वो तो ठीक करा दे। बहुत सारे अब जो ये साहिब आए थे वो जो फरमा रहे थे वो ठीक फरमा थे, लेकिन अमली तौर पर हम ये नहीं देखते कि रेट्स हैं, जो प्राइस हैं वो उमूमन उसमें मुख्तलिफ होती हैं। आप एक तंदूर में जाते हैं तो आप 22 तो कहीं ना कहीं 23 और 24 और कहीं ना कहीं 25। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं तो प्राइस फिर एक जैसी हो, ना कि कहीं एक जगह कम दूसरी जगह बहुत ज़्यादा हो। और साथ साथ में कम से कम इस चीज़ का भी ताउन होना चाहिए कि जो 120 ग्राम की रोटी है वो 120 ग्राम की हो। हम ये नहीं कहते कि जो
गैस है वो कोई सस्ती है, या इनको आटा सस्ता मिल रहा है या मजदूर सस्ता मिलता है, इनको भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ा भी देते हैं तो कम से कम वो जो साइज़ है, क्वांटिटी, अब मैं परसों ये अपारा की तरफ गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है, वहाँ पे जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे कुछ जगहों से जो मुझे रोटी मिली है वो रोटी कहीं कहीं भारी थी और कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रोटी, और प्राइस जो है आपकी बात दुरुस्त है कि उसमें भी तजाद है। वहीद साहब से कर लेते हैं। वहीद साहब, अब्दुल रऊफ साहब ने भी आपसे पूछने की कोशिश की है कि चले 14 रुपए हो, 20 रुपए हो, 22 रुपए हो, या चले 25 रुपए की भी बात तंदूर मालिकान रोटी बेच रहे हैं, लेकिन एक रोटी का साइज होता है, एक क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है, उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और उसको रेगुलेट करने के लिए एसोसिएशन या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमने हमेशा जब भी गवर्नमेंट के साथ हमारी डायलॉग होते हैं या डीसी के साथ हमारी मीटिंग होती है तो उसमें एक चीज़ को तो हम ये वाजे करते हैं कि जो वजन कम करके बेचता है वो हम में से नहीं है। ये हम बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत कारोबार में भी, अगर हम वजन कम करके कोई दुकानदार बेच रहे हैं तो वो हराम कमाई कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है, डीसी साहब से हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ और इसको चेक एंड बैलेंस पे लेके आएंगे। लेकिन होता यह है कि जब रेट नहीं मिलता है वक्तन फवक्तन, आपको पता है कि अब ऐसा एक हो गया जिस तरह के डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था, आजकल ऐसा है कि 6 माह से आटे का रेट कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, कुछ एक जगह पे स्टिल जो है वो रुका हुआ नहीं है। अभी दूसरी जो बात हमारे भाई ने ये कही है कि जी गैस का मसला है, इस टाइम परसों हमारी मीटिंग हुई है सुई गैस वालों के साथ, अगले जो 2 माह आ रहे हैं 3 माह उसमें जो हमारे को गैस है वो सप्लाई बिल्कुल इन्होंने बंद करनी है और एलपीजी गैस हमने चलानी है और वो सुई नादरा ने देनी है। उस सूरत में भी जाहिर है उस पर असर होगा। जो वेट है, हमारी कोशिश ये होती है कि वेट को हम पूरा करवाएं। कुछ दुकानदार हैं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ कि हर एक दुकानदार जो है वो पूरा दे रहे हैं, लेकिन बाद बीच में है जो उसको कम करके बेचते हैं और वो हमारी कोशिश है और हम डीसी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके प्रोग्राम के थ्रू भी तो उन पे फौरी कार्रवाई करें और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक और सवाल मेरा आपसे ये भी है कि रिसेंटली जो मुज़ाकरात आपके हुए थे ज़िला इंतजामिया से, उस पर जो प्राइसेस बढ़ी थी वो अगर 10 रुपए की सादी रोटी थी तो 13 रुपए की हो गई थी, नान 15 का था तो 20 का हो गया था। अब ये जो दोबारा आपने एक ग्राफ ऊपर किया है और आपने देखा कि प्राइसेस बढ़ी हैं, ये क्या निगोशिएशन है? कौन कौन किस किस को इत्मीनान में लिया है? मतलब इस पे मुज़ाकरात आपके कामयाब हो गए हैं या आपने को मुतालबा दिया था? क्योंकि प्राइसेस रिसेंटली बढ़ी थी और अब फिर दोबारा बढ़ गई हैं। अच्छा देखें, जो रिसेंटली प्राइस जो बढ़ी है ना, ये ऐसा हुआ है कि जो हम पहले रोटी 10 रुपए की बेच रहे थे तो गवर्नमेंट 980 रुपए का आटे का बैग दे रही थी। सब्सिडाइज आटा तंदूरों पे मिल रहा था, कोई किसी को मिल रहा था किसी को नहीं, लेकिन वो मिल रहा था तंदूरों पे। जब बैग की कीमत 1295 गवर्नमेंट ने की है तो तंदूरों पे पाबंदी लगा दी कि सब्सिडाइज आटा तंदूर पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ना किसी सूरत उनको मिलना चाहिए, ना वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर किसी तंदूर पे सब्सिडाइज आटा मिल जाता है गवर्नमेंट को, या फर्ज करें कोई तंदूर वाला किसी स्टोर से तोड़ा के ले आता है तो उस पर एक्शन गवर्नमेंट लेती है, फूड डिपार्टमेंट लेता है, उस पर FIR काटी जाती है, तंदूर वाले पर उसकी दुकान सील की जाती है। अब हम जो रोटी बना रहे हैं वो प्राइवेट आटे की बना रहे हैं, 15 kg का बैग जो है उसकी कीमत जो है 1550 रुपए है। तो आप इसलिए हमने दोबारा डीसी साहब से रब्ता किया और उनसे हमने ये मुज़ाकरात किए कि जी ये जो आटे का आपने सब्सिडाइज आटे पे पाबंदी लगाई है, उसके बाद जो रोटी का रेट जो है वो हमारे लिए वो जो है रखना, जो पुराना रेट है वो मुश्किल हो गया, इसलिए जो अब ये रेट बढ़ा है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, आपकी जैसे बातों से सुई गैस से आप कह रहे हैं आपकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ये बताया कि अगले 2-3 महीने में सुई गैस अवेलेबल नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि आप पहले से देख रहे हैं कि रेट काफ़ी बढ़ जाएगा और ज़्यादा? जी देखिए ना, जिस बंदे का बिल सुई गैस इस्तेमाल करते हुए 40 से 50 हज़ार, वो जब LPG इस्तेमाल करेगा तो ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ जाना है और उसका असर फिर रोटी पे पड़ना है और नान पे पड़ना है। थैंक यू सर। सर असर किसी पे पड़ना है नहीं पड़ना, आम आवाम पे पड़ना है। गैस पे पड़ना है या रोटी पे पड़ना है, आम आवाम से जो इस वक्त इतनी परेशान है, आगे सर्दियां आ रही हैं, ये पॉइंट बहुत अहम है कि गैस का शदीद फुकदान हो जाएगा। हम अगले हफ्ते में ज़रूर बात करेंगे कि गैस का जो बहरान है उसकी वजूहात क्या है और अगले आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होने वाली है। आवाम को पहले से वार्न किया जाना ज़रूरी है। इदारों की तैयारी क्या है इस हवाले से कि इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करना है? आई थिंक हमने एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में हमने बात करनी है, आप अक्सर औकात पार्क्स में जाते हैं सर, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादा एज के लोग जो हैं उनको योगा कराई जा रही होती है। मैं आपको बता दूं कि वो अगर आप जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते, मैंने बहुत देर से इस चीज़ की स्टडी की, लेकिन फाइनली कर ली कि अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, ऑब्वियसली बुढ़ापा आना ही आना है, लेकिन अगर यंग एज में आप योगा करते हैं तो कंपैरेटिवली वो एज फैक्टर जो जल्दी नज़र आना शुरू होता है वो कम हो जाता है। लेकिन योगा में यंगस्टर्स की प्रेफरेंस बहुत कम है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है यंग एज में या डेली लाइफ में या हफ्ते में 3 से 4 दिन योगा करना, ये सारी डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ योगी अरफा मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू फ्रेश। ऑब्वियसली कि आप योगा करती हैं और बंदे को नज़र आता है कि योगा के क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, और वो नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है, अगर आपने भी पार्क्स में एक प्रैक्टिस देखी होगी, ज़्यादातर बड़ी एज के लोग योगा करते हैं और हम उन्हें ज़्यादा देखते हैं, यंगस्टर्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है कि योगा सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए एग्जैक्टली मिसकंसेप्शन है ये। बेसिकली जो इंसान है, इंसानी बॉडी के लिए अगर हम खा पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। इसका एज से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। एज से इस तरह ताल्लुक है कि अगर आप यंग एज में कर रहे हैं तो आप हमेशा यंग ही रहेंगे, बूढ़े होंगे ही नहीं। लेकिन जो बूढ़ों वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। हर एज में बच्चों को, यंगस्टर्स को ओल्ड एज में योगा करना चाहिए, मर्द औरत सबको। जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो कहते हैं, आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए आप खाते पीते जो हैं उसको सही तरीके पे आपके जिस्म जान का हिस्सा बन जाए, उसके लिए और क्या क्या चीज़ें हैं? एक्चुअली आमतौर पे समझा जाता है कि ये सिर्फ निज़ाम इंहज़ाम के लिए, जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि मैंने कहा इसके लिए भी हाँ, मतलब और भी चीज़ें हैं। बेसिकली एक्सरसाइज दूसरे भी अगर हम करें तो ये फ़ायदे तो आ जाएंगे। बेसिकली योगा एक लाइफस्टाइल है और उसमें जो मेन हमारा फोकस है वो बॉडी के साथ माइंड होता है। ठीक है। क्योंकि जब जितना मर्जी आप अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छी वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी हासिल नहीं कर सकते। आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा जितना मर्जी हम बॉडी पे काम करते हैं। देयर आर टू मैनी डिजीजेस जिनका ताल्लुक हमारे दिमाग से है। तो इस वजह से योगा का जो मेन डिफरेंस है फिजिकल एक्सरसाइज से वो ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्मोनल सिस्टम को, आपकी जो बॉडी शेप है, कैलोरी बर्निंग, इम्यूनिटी आपकी बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म, एंटी एजिंग, वो सारी चीज़ें तो होती हैं फिजिकल लेवल पे। प्लस ये आपके एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड, आपको सेल्फ कंट्रोल आता है, आपका एग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इवन कि जितने आपके चाइल्डहुड से लेके हमारे ट्रॉमा और मसले चल रहे होते हैं, ये उन सबको भी हील करता है। देखिए योगा के बहुत सारे ऐसे, अब उन्हें जेस्चर्स कह लें या उनको स्टेप्स कह लें, इस तरह से होते हैं जो आपकी सांस को बेहतर करते हैं। आसन उसे कहते हैं, एग्जैक्टली राइट वर्ड इज आसन। तो वो उससे आपका सांस लेना बेहतर होता है। जैसे निज़ाम की सर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मुराकबा करना और आपकी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कैटर करता है। ऐसा ही है। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? मैं इतना आसान आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप यहाँ बैठी तो आपके होने का हम फायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे। सुबह सुबह उठ के अगर एक बंदा योगा नहीं भी कर रहा और वो वेरी इनिशियल स्टेजेस पे और वो सिर्फ करना चाह रहा है, तो सुबह सुबह उठ की जो मेडिटेशन होती है इसको हम किस तरह से कर सकते हैं 5 से 7 मिनट? इसमें एक चीज़ तो ये याद रखें, आसना, सांस की मशकें और मुराकबा, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं और मैं इन तीनों के बारे में आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सांस, जिसका सबसे इम्पोर्टेंस है ज़्यादा योगा में। वो ऐसे है कि एक ये ओनली चीज़ है सांस जो हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं। तो बॉडी और माइंड का जो आपस में कनेक्शन है वो सांस के ज़रिए है। डीप ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाली डीप ब्रीदिंग करने से बॉडी जब ऑक्सीजनेट होती है, आपकी बहुत सी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें डीप ब्रीदिंग करने का तरीका नहीं आता। बेसिक डीप ब्रीदिंग का तरीका ये है कि जब आप डीप इनहेल करें तो आपका जो सांस है वो पेट तक जाना चाहिए ताकि आपके लंग्स टोटली फिल हो और आपकी जो लोअर लोब्स हैं लंग्स के, वहाँ तक सांस जाए। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं और शैलो ब्रीदिंग बहुत सी मेंटल और जो हमारी एंजाइटी है उसकी वजह है कि हम पूरी बॉडी को सांस नहीं दे पा रहे हैं। और जो शैलो ब्रीदिंग है बेसिकली एमरजेंसी मोड को जाहिर करती है। तो जब भी आप एंजाइटी में हैं या आपको बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपने फ़ौरन डीप ब्रीदिंग शुरू कर देनी है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर टमी। डीप इनहेल करें
थोड़ी देर उसे होल्ड करें, फील करें कि पॉजिटिविटी और एनर्जी, वाइट लाइट आप अंदर इनहेल करें एंड देन एक्सहेल आउट योर ऑल एंजाइटी, योर स्ट्रेस, योर नेगेटिविटी, व्हाटएवर द नेगेटिविटी इज गोइंग ऑन, या पैनिक हो या कोई मसला मसला चल रहा हो तो कहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, या टेक अ डीप ब्रीथ, ये वो वाली अच्छा। अब हम आते हैं आसना की तरफ। देयर आर टू मैनी आसना कि उनकी हम तादाद नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए जो पहला लेसन है, होपफुली अगर आप मुझे नेक्स्ट बुलाते रहेंगे तो इसमें मैं काफ़ी उन लोगों की हेल्प आउट कर सकती हूँ। पहला लेसन ये है कि अपना पोस्चर इरेक्ट रखना है। स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे योगा में। आपका जितना पोस्चर इरेक्ट होगा, जितना आप ऐसे बैठेंगे, आपके पेट के मसल्स आपस में ऐसे कंप्रेस होंगे, पेट के मसल टोन नहीं होंगे। आप तो भी टीवी के आ गया ना, मुझे क्या पता आप टीवी लॉन्च में कैसे बैठते हैं। लेकिन इस वक्त दिस इज द परफेक्ट जैसे पोस्चर। हम बैठ रहे हैं 2 घंटे इस तरह, हाँ जी, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, पोस्चर इरेक्ट। 2 घंटे भी हम ऐसे बैठे हैं तो एक्चुअली मैंने बताया ना कि योगा इज द लाइफस्टाइल। ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं है, ये आपके उठने बैठने, आपके बोलने में, आपके सोने खाने में लेते हैं। जो बिल्कुल स्टार्टअप हैं और जो भी इसको इनिशिएट करना चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि यंगस्टर्स इस चीज को रियलाइज करें कि इस एज में जिम एक्सरसाइज के साथ आप योगा करते हैं तो मेंटली कितने फिट रहते हैं। आपको पता है आजकल कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हर तरफ चल रहा है, बहुत अच्छा, ज्यादा आपने अभी जरूरी जैसे है। बात की, आप सांस लेने के बारे में बता रही थी, और सांस लेने के बारे में मैं सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि सांस भी जब लें तो दिमाग से सोच के लें। बिल्कुल, दिमाग इज योर मेन पावर हाउस। ठीक है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में माइंड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपके मस्कुलर डैमेज का खतरा है। बाज़ लोग, देयर आर टू मैनी पीपल लाइक वो वॉक कर रहे हैं, और आपने ऐसा भी देखा होगा कि पार्क में लोग 20-20 साल से आके वॉक कर रहे हैं, और वो जैसे 20 साल पहले थे मोटे, वो आज भी वैसे ही है। उसकी क्या वजह है कि वो अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, साथ वो फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, माइंड कहीं और चल रहा है, बॉडी कहीं और चल रही है। पॉजिटिव थिंकिंग, उनको द यूनिटी ऑफ माइंड। मैंने थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ली थी, मैं ना एक सांस लेने का बेहतरीन और असल तरीका भी हमें नहीं आता। शायद मैंने एक को ट्रेनिंग ली थी, उसमें मुझे बताया था कि जब नॉर्मली ये प्रैक्टिस, अगर मैं अभी अपने व्यूवर्स को कहूँ जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं, कि आप सांस लें तो आप इस चीज को महसूस कीजिएगा कि आप सांस ले रहे हैं, मतलब आपका पेट फूलना चाहिए। आपके पेट में हवा भर रही है, वो फूलना चाहिए। अक्सर औकात और ज्यादातर लोग जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, खींच लेते हैं, और उससे आपके जो लंग्स हैं वो दब जाते हैं, तो ऑक्सीजन जाते ही नहीं नीचे। आप उसकी बलून की एग्जांपल ले लें, बलून के अंदर आप हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, बिल्कुल ऐसा आपका पेट फूलना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा प्रैक्टिस आप करके देखिए तो सांस लेने का तरीका ही गलत होता है। सही तरीका क्या है और कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाए? जैसा कि आपने बताया, मेरे में आपकी योगा के मतलब नो हाउ है, मैं अपनी स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ, क्योंकि वो फौरन उनके सांस से पता चल जाता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कि आपने बैलून की मिसाल जहन में रखनी है। दिस इज बैलून। आपने जब सांस अंदर लेके जाना है, बैलून फूलना चाहिए। जब आपने सांस बाहर निकालना है तो आपका पेट स्क्वीज होना चाहिए। अब क्योंकि उनकी हैबिट डेवलप हो गई हुई है, जो एक छोटा बच्चा हम देखें सोया हुआ है, वो नेचर के मुताबिक सांस ले रहा है। हमारी बीमारियों की वजह यह है कि हम नेचर के मुखालिफ सांस ले रहे हैं। अब हमने उसमें क्या करना है, अपने हाथों की असिस्ट से अपना सांस सीधा करना है। ये इतनी इजीली सीधा नहीं होता क्योंकि हैबिट डेवलप हो गई हुई है। आप सिंपल सांस लें, और ऑब्वियसली अगर आपका पेट अंदर जा रहा है उसको जाने दें। जब आप सांस बाहर निकालें तो पेट को हाथ से फोर्स करके अंदर भेजें, ताकि जब आप नेक्स्ट इनहेल करें तो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। तो शुरू में हम हाथ यूज करेंगे पेट को असिस्ट करने के लिए अंदर बाहर, हर एक्सेल पे हम उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक लगता है, अगर आप मेंटल फोकस के साथ करें तो सांस सीधा हो जाए। हरमीत से पहले तो सवाल ले लेना, फिर आगे चलेंगे। कैसे सांस लेते हैं उनसे जान लेते हैं। हरमीत, आप भी यही प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली? मैंने जब मुझे ये पता लगा तो मुझे बहुत अजीब लगा कि हम गलत तरीके से करते हैं। जी, आपकी बात दुरुस्त भी हो सकती है। हम तो आती हैं नेचुरल, जिस तरह मैडम बता रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, आप भी उनसे गुफ्तगू करती होंगी, उनको कहती रही होंगी कि भैया योगा बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। हम भी कहते रहते हैं कि भैया योगा करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कहा भी जाता है तो वो कहते हैं कि वॉक कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ, मुझे क्या योगा की जरूरत है। उनको अब क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे कि योगा और इसमें कितना फर्क है, दौड़े लगाने से या जिम जाने से, और इसमें कितना फर्क है और इससे क्या फायदे जो है वो हो सकते हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। इवन के लोग ये कहते हैं तुम आजकल तो खैर नहीं, सफाई कर लो, बर्तन धो लो, मैं आज शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरा फिजिकल वर्कआउट हो गया। उससे मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। मेन जो फर्क है वो ये है कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज किया, आप जिम गए हैं, आपने कोई भी दूसरी एक्सरसाइज किया, आप उसके बाद आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आप मजीद एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि आप 2-3 घंटे आके पड़े रहते हैं। योगा करने से आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे आप वो भी करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दूसरी एक्सरसाइज से हासिल ही नहीं हो सकती हैं।
उसमें मेन वजह ही ये है कि जो हमारा पूरा बॉडी का यूनिट है, इसमें एक सोल है, उसमें एक माइंड है, एक बॉडी है, 3 चीज़ें हैं। अगर आप खाली जिस्म पे फोकस करेंगे, दिमाग पे और अपनी रूह पे जिसका सांस से ताल्लुक है, फोकस ही नहीं करेंगे तो आप एक इनकम्प्लीट और एक बीमार इंसान है। और देयर आर टू मैनी डिजीजेस जिसको हर कोई साथ लेके चल रहा है। तो इसको आप आम खाली यू आर जस्ट वर्किंग ऑन बॉडी, अगर आप यू आर डूइंग अदर एक्सरसाइज, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योगा यू आर वर्किंग योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल एट द सेम टाइम। योगा का मतलब होता है द यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपने जो आपका जो पूरी एक यूनिट है उसको एक पॉइंट पे लेके आना है ताकि एक बेहतरीन पर्सनैलिटी इस माशरे को, आपके घर वालों को, एक प्रोफेशन को मिल सके। योगा के लिए बेहतरीन टाइम क्या है? हर वो टाइम जो आपको अवेलेबल है, आधी रात, सुबह सुबह, दोपहर, इसका कोई ताल्लुक नहीं कि अर्ली मॉर्निंग करना है। ये आपकी अवेलेबिलिटी पे है। आप बेड पे कर सकते हैं, आप चेयर पे कर सकते हैं, आप जहां मर्जी कर सकते ये हैं। खास तौर पे जो घरों में लोग देख रहे हैं और घरों में ख़वातीन इस वक्त जो देख रही हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, यानी दिन की रूटीन में वो ये कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, कभी बच्चे, कभी घर का काम, कभी वो, तो इसका मतलब ये है आप जो बता रही हैं ये तो बड़ी सहूलत है कि घर की रूटीन में भी वो कोई टाइम निकाल के अपने लिए कितने मिनट तकरीबन उनको करना चाहिए। देखिए डीप ब्रीथिंग का जो मिनिमम टाइम है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि डीप ब्रीथिंग आप बेड पे लेट के कर सकते हैं, आप सोते हुए कर लें, उससे नींद अच्छी आएगी। वो आप 3 मिनट करेंगे, मिनिमम 3 मिनट्स डीप ब्रीथिंग भी नहीं है सर, देखिए। और नहीं, लेकिन ये है ना कि सिर्फ 3 मिनट एक्सरसाइज कर लेना काफी नहीं है, ये तो एक एग्जैक्टली मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप बॉडी स्ट्रेचेस की बात करें, बिलीव में अगर आपसे 5 मिनट अपने लिए निकाल रहे हैं विद फोकस ऑफ योर माइंड, तो आपको खुद नजर आएगा कि आप पहले से ज्यादा खुश रहना शुरू हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट हो गई है, आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। लेट्स सपोज आप सोकर उठे हैं या आप सोने के लिए जा रहे हैं, बेड पे अगर हमने 5 से 7 मिनट देने हैं तो क्विकली आप हमें बता सकती हैं, ये देखने वालों को बता सकती हैं कि आपको कौन कौन से 4 से 5 या 3 से 4 आसन है जो आप कर लें? 4 आसना है। सबसे पहले तो जाएं आप डीप ब्रीदिंग करें, उसमें ताकि आप कॉम्पैक्ट हो जाए, माइंड से हर चीज को बाहर निकाल दें। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आपको सेल्फ लव भी सिखाता है, अपने आप से जुड़ना सिखाता है कि आप कौन है, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं। थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग करें, उससे आप ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद 4 आसना जो रिकमेंडेड है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की 4 डायरेक्शन। ये मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए बता रही हूँ ताकि उन्हें याद रहेगा। अब वो 4 डायरेक्शन क्या है? एक है फॉरवर्ड बेंड, हमने कमर को आगे की तरफ झुकाना है। अब आप सिंपली यू जस्ट नीड टू, हम सजदा करते हैं वो भी हमारा एक किस्म का फॉरवर्ड बेंड है। और नो डाउट नमाज एक बहुत अच्छा तरीका है। दिस इज अ योगा प्रैक्टिस, नमाज इज द योगा प्रैक्टिस एज वेल, लेकिन हम उसे उसी तरह पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हम करें, बिल्कुल, उसमें भी हम नमाज भी सिर्फ फिजिकल कर रहे होते हैं, माइंड तो उसमें भी नहीं होता, इस वजह से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब फॉरवर्ड बेंड के बाद जो सेकंड डायरेक्शन है वो है बैकवर्ड। उसमें सिंपली आप कमर पे हाथ रख के यू जस्ट नीड टू अपने बैंड पीछे की तरफ करना है, स्ट्रेच बैक करना है उससे। ये 2 डायरेक्शन हो गई। तीसरी आ गई हमारी साइड वाइज, बैठे बैठे ऐसे अपनी साइड पे अपने आप को स्ट्रेच करें। ये वाली जो आपकी कमर की साइड है इसको आपने स्ट्रेच करना। कनेक्टेड हो जाते हैं, आपकी इबादत में आपका फोकस बेहतर हो जाता है, आपकी हर चीज में इसके रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो हमने चलो स्टार्टअप्स जो भी हैं वो करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं करते, हमने उनको बता दिया कि 5 से 7 मिनट आपने अपने आप को देने हैं। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट टाइम कि अगर आपको ज़िंदगी में योगा का अपनानी है, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए अगर आप इसको रेगुलर करना चाहते हैं? तो मिनिमम 4 डेज इन अ वीक, मिनिमम 4 डेज, और नहीं यू कैन से मैक्सिमम 4 डेज और मिनिमम भी 4 डेज। देखिए मेरी बात, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा हफ्ते में कितने दिन खाना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन सोना चाहिए। जितना खाना पीना और सोना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और टाइम कितना दिन में हो? मतलब अगर आप तभी तो हमने 5-7 मिनट की बात की है ना। अच्छा, अगर फुल फ्लेज हम वर्कआउट करें इट मस्ट बी 45 मिनट्स, और मेडिटेशन डाल के 1 घंटा हम कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बॉडी को। और मिनिमम मैंने आपको बताया 5 मिनट से शुरू करें, उसे आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट पे ले जाएं, आपको मज़ा आना शुरू होगा, आप खुद से एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मेडिटेशन की जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उसमें 15 मिनट तकरीबन आपने, अगर मैंने हिसाब लगाया तो मेडिटेशन के लिए रखे हैं। मेडिटेशन का भी असूल ये है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसमें ना अपने हर मामले में अपने आप को चेक करना है, आप क्या चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती कोई नहीं है, कोई इंचेस डिसाइडेड नहीं है कि इतने इंच तक चाहिए का कॉन्सेप्ट योगा में नहीं है। जस्ट लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड के वो क्या चाह रहा।
ठीक है। अगर वो आपका माइंड चाह ही नहीं रहा, आपका माइंड कहीं और है और आप 15 मिनट पूरे कर रहे हैं, वो एक फ़र्ज़ होगा जो हम अदा कर रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक तो बी रिलैक्स विद योर सेल्फ। एक चीज़, you इफ़ यू should डू हैव into टाइम, the- आई मस्ट वांट टू शेयर, अगर आपके पास टाइम है। मैंने जब आज से 20-22 साल पहले इसे एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया था, तो मुझे आर्थराइटिस हो गया था। मुझे घुटनों की दर्द, आई वाज सो मच यंग एट दैट टाइम, और मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आपने कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपने टॉयलेट नहीं यूज़ करना, आपने कुछ नहीं करना। और मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि आप लंगड़ा के चल रहे हैं, आपको आर्थराइटिस हो गया। 6 मंथ्स मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हकीमी दवाइयाँ, दुनिया का हर काम कर लिया था, और इट वाज वेरी मच, मतलब मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रेस्ड मैंने वो टाइम देखा हुआ है। तब मैंने अपने अंदर से, मेरे अंदर एक अर्ज उठी थी कि मैंने अपने आप को ठीक करना, और तब मैंने योगा था, और तब मुझे इतना ज़्यादा नहीं था योगा के मतलब, अपने लिए थोड़ा बहुत ब्यूटी के लिए करती थी। तब मैंने अपने आप को ठीक किया था, अपने घुटनों को, अपनी डिप्रेशन को, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो आजकल ज़मीन मतलब घुटने पे बैठ के, वो क्या उससे कहते हैं, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। डॉक्टर्स ने उनको मरीज करके बिठाया हुआ, डिप्रेशन में मुबतला, दवाइयाँ खा रही हैं। उनको इल्म नहीं है कि इस बात का हल हमारे हाँ पास जी, मौजूद क्यों? है। क्योंकि शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो पहली बात ये है कि कोशिश करें, खुदा को खुदा समझें। अल्लाह ताला ने अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम सारी उम्र ऐसे ही रहोगी, तो यकीन ना करें, फेथ अल्लाह ताला पे रखें। और मेरे पास बहुत से ऐसे लोग, लेडीज़, क्योंकि मेरा इंडस योगा क्लब लेडीज़ का है, तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ जिनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट कही थी, वो माशाल्लाह मेरे योगा से सही हुई हैं, और जो 20-20 साल से कुर्सी पे नमाजें पढ़ रही थी, वो प्रॉपर सजदा कर रही हैं। और मेरे लिए जो मैं समझती हूँ गिफ्ट है जो इतने 20 साल मैंने इस फील्ड में दिए हैं, वो यही है कि मुझे उनकी दुआएं मिल रही हैं, अच्छा, कि हम मतलब कि सजदे के आखिरी काबिल बात हो गए आपकी हैं। बहुत अच्छी है। कल हम शॉटिका के डिस्कस कर रहे थे कि वो ऐसी बीमारी है, उसके अलावा हड्डियों की, मोरों की, जोड़ों की 1001 बीमारी है, जो कि Exactly. ज़्यादातर खवातीन को और अब मर्द हजरात को भी बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन ये बात आपकी जाते जाते बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि योगा एक तो मेडिटेशन, कनेक्ट टू योर माइंड, और उसके बाद फिर आप नेचर के करीब जाएंगे और नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करेंगे तो यकीनन ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उन तमाम लोगों के मैं लिए। जाते जाते एक बात बिल्कुल जी, कह जी, जाऊं, जरूर, और वो ये है कि वो मजाक की बात है। अच्छा। जावेद इकबाल जो कार्टूनिस्ट हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि योगा करें लेकिन अपने आप को बहुत पेचीदगी में भी ना डालें। अच्छा। क्योंकि जो आपके लिए मुश्किल हो जाए, टेक्निकलिटीज पे ना हाँ, डालें तो आप। उसमें उन्होंने एक कार्टून बनाया था कि एक अच्छा। शख्स सर के बल खड़ा है, अच्छा। और उसका हर चीज जो है ना उसने बांधी हुई है। बंधी हुई है। अच्छा। वो आसन जो ऐसे उसने ठीक है, बनाया हाँ है, जी। तो सारे जिस्म में से 2 उंगलियां निकली हुई है बाहर, अच्छा। और उसके चेहरे पे बड़े डेस्परेशन के तासुरात हैं, अच्छा। और उन 2 उंगलियों से दीवार पे उसने लिखा हुआ है हेल्प, तो मुझे निकालो इसमें से। मतलब हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, आपने Extremist बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल जाना। ऐसे है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है, तो वो अपने जिंदगी में किसी भी मामले में। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बड़ी अच्छी बातें रही आपसे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अगली कहानी जो हमारे पास है, अगली स्टोरी जो है वो बड़ी हैरान कुन है। Inspirational। उमर अली हमारे साथ मौजूद है, बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने बिजनेस जैसे शुरू किया वो अंदाजा नहीं कर सकता आदमी के किस तरीके से और इन्होंने शुरू बिजनेस बड़ा अनोखा है सर। हाँ। अनोखा सा बिजनेस है, तो तो से जान लेते हैं। कीड़े पाल के। अच्छा जी, आगे। हाँ, और वो कौन से कीड़े हैं? कीड़े पाल के इन्होंने बिजनेस शुरू किया, बहुत मामूली सी रकम से शुरू किया, और उसको 3 महीने में जैसे कहते हैं 60 लाख तक पहुंचा दिया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यहीं से आप ही से शुरू करते हैं, जी, जी। मतलब आप ही की कहानी से कैसे शुरू किया भाई, कौन से कीड़े पाले और कहाँ पे पाले, और उनको उन्होंने आपने जो मतलब बिजनेस फिर इसको इंतहा पे ले गए, लाखों के तादाद में आपके पास वो मतलब चीज़ें थी जिससे आपने शुरू किया, लाखों रुपए तक पहुँच गया। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। असल में ये इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन होता है, ये पूरी दुनिया में बहुत आम मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे दस्तयाब नहीं था। ठीक है। तो एज अ कस्टमर पहले मैंने जाके एक्सप्लोर किया मार्केट को, तो मैंने देखा कि कहीं से मैं ये बाय कर सकूं, तो मुझे पूरे पाकिस्तान से कहीं से दस्तियाब नहीं हुए यहाँ पे ना। अच्छा। तो लोग यानी वो कौन सा कीड़ा जो पाकिस्तान में नहीं मिलता, ये भी हैरत की बात है। नहीं, वैसे तो कीड़ों की ना बहुत सारी इकसाम है। 36,000 इकसाम अच्छा। ठीक है इसी तरह के कीड़ों की। लेकिन ये यूएसए का एक स्पेशल इंपोर्टेड ब्रीड है जिसको कहते हैं डार्कलिंग बीटल। ठीक है। ये डार्कलिंग बीटल का लार्वा होता है जो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन से भरपूर होता है। अच्छा। तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था,
तो उसको जो है ना लोग अर्बन फार्मिंग में कल्चर कर रहे थे, मैंने वीडियोस देखी इंटरनेट पे, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने बोला ये पाकिस्तान में भी करना चाहिए। ठीक है। तो फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद ना मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया यूएसए से, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो खैर मैंने इंपोर्ट किया, फिर उस पर मैंने खुद एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया बहुत छोटे से स्केल पे। ठीक है। तो उसको जब मैंने रेस किया ना तो मैं बड़ा फाउंड हो गया इस प्रोडक्ट से, क्योंकि ये एक तो मल्टीप्लाई बहुत अच्छी तरह से हो रही थी और इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया, पहले तो मैंने अपने लिए मंगवाया था, फिर मैंने बोला लोगों में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो फिर मैंने अपना छोटा सा यूट्यूब का चैनल बनाया और फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि इसको रेस कैसे करना है। हाँ। क्योंकि मैं चाहता था एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं चाह रहा था कि फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैले, जो काम मैं कर रहा हूँ तो वो लोग भी करें, क्योंकि मुझसे इसकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही थी। मैंने ऐसे थोड़े से ना इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की मार्केट, तो जब मैंने मार्केट में ऐड लगाए तो मुझे इतनी ज़्यादा डिमांड मिली, तो मैंने बोला यार दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। प्रोडक्शन बड़े लेवल पर इसकी होनी चाहिए। उमर ये बताएं कि बेसिकली मकसद ये है, या हम अगर इस स्टोरी को थोड़ा क्लासिफाई करें तो वो प्रोटीन है जो आप बेच रहे हैं, जिसका बिजनेस ये कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोटीन की मेकिंग उन इंसेक्ट से है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपने वो इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, अब उसकी प्रोडक्शन भी आप करते हैं, और ये प्रोटीन आप कितने बड़े लेवल पे बना रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल किस लिए होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मेरा मिशन है एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि लोग कहते हैं यार किसी को बताओ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे हम लोगों को एजुकेट करें, सब मुस्तफीद होने चाहिए, सब मुस्तफीद हों। क्योंकि देखें जी, अगर मैं कहूँ, अगर एज ए बिजनेसमैन लोग यही सोचते हैं कि भाई मोनोपोली होनी चाहिए, किसी को ना बताओ, हिडन में प्रोग्राम करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। मैंने लोगों को फ्री एजुकेशन दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इससे सीखें, और एंड ऑफ द डे जो है ना इसको इतने बड़े लेवल पे हम लोग जो है ना फार्मिंग करें, ताकि ये जो है ना इसका प्राइस कम आ जाए, डिमांड पूरी हो जाए, डिमांड पूरी हो जाए। अच्छा, अब उसमें मसला ये आता है, जिस वक्त हम लफ्ज़ लिखते हैं ना कीड़ा, तो हमारे ज़हन में फौरन आता है गंदगी, गलाज़त। यही मैं आपको बताऊँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे मैंने ये रिसर्च की स्पेशली, तो वहाँ पे जो है ना यूरोपीय यूनियन ने 2 साल पहले इसको रेगुलेट कर दिया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा ये होली ग्रेल ऑफ फूड है, जो फ्यूचर का फूड है, वो कहते हैं ये फ्यूचर फूड है। एज अ मुस्लिम हम लोग खुद नहीं खा सकते, लेकिन हम लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं कि हम अपनी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की जो फीड है ना उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि इवेंचुअली जब हमें अंडे मिलेंगे या गोश्त मिलेगा ना, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, जिसमें ओमेगा 3 ऑयल्स, ठीक है, वो उसमें पाए जाएंगे। देखें आजकल हमारे ये भी आपने क्लियर कर दिया कि ये बेसिकली ये कीड़ा जो है ये पोल्ट्री फीड में ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए डेफिनेटली ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में जाएगा। और आप देखें यहाँ पे लोग हमारे एक्सपेंसिव बर्ड्स वगैरह रेस कर रहे हैं, और स्पेशली जू जो हमारे चिड़ियाघर हैं वो सबसे बड़े इसके क्लाइंट हैं। द रीज़न दे हैव एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है, जो एक्सोटिक स्पीशीज है ना उनको ये मील वर्म मस्ट चाहिए होता है उनकी डाइट में, अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि आपको इस चीज़ की जरूरत कैसे, मतलब जरूरत इजाद की माँ है, जी आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ी, आपने रिसर्च की, इंपोर्ट किया, सब कुछ किया, फिर जाके काम हुआ ना? जी, मैंने भी कुछ एक्सोटिक बर्ड्स रखे हुए थे, तो मैं रिसर्च कर रहा था, उनकी डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन था जिसमें 10% मील वर्म इज मस्ट, और वो नहीं मिल रहा था, वो मिल नहीं रहा था। सो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि हम लोग, ठीक है डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आज तक किसी ने किया ही नहीं है, किसी ने इस तरफ किसी का वो गया ही नहीं। और ये लाइव फूड कंसिडर होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। लाइव फूड में जो होता है ना सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वो ऑयल्स वगैरह जो मिनरल्स होते हैं ना, वो अगर उनको जब हीट कर लेते हैं ना, तो अगर नॉर्मली आप ड्राई करके इंसेक्ट देते हैं तो उसमें वो फादियत नहीं पाई जाती। अब किस लेवल पे आप इसको ले गए हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जैसे जैसे काम कर रहा हूँ मैं तो इसको और इन्जॉय कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक होता है ना बंदा कहे कि काम इंजॉय नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये वर्टिकल फार्मिंग में आता है, और मैंने रैक्स लगाए हुए हैं, आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, और वो डब्बे के अंदर ही रहता है, और उसको हम दिखा भी रहे हैं वो वीडियोस ऑन स्क्रीन, अगर आप जरा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ये रैक है, इसके डब्बे हैं, और यहाँ प्रोडक्शन हो रही है। देखें अब ये गंदम का चोकर है जिसको व्हीट ब्रान कहते हैं, और व्हीट ब्रान हमारे पाकिस्तान में मैसिवली अवेलेबल है, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट होती है गंदम की, यानी जो गंदम को हम जानवरों को डालते हैं, ये गंदम का चोकर, ठीक है। अब वो गंदम का चोकर जब हम अपने कीड़ों को खिलाते हैं ना, तो इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन हो जाती है हमारी प्रोडक्ट, जो आप समझें ये एक ट्रे के अंदर इस वक्त 1 लाख से लेकर 3 लाख का माल होता है, जस्ट इमेजिन। अच्छा, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल ये आपने पूरा एक रैक लगाया, उसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का माल है। चौकर ये है, लेकिन इसके अंदर जो ये इंसेक्ट है, ये अब भी आपने इंपोर्ट किए हैं?
नहीं, ये मैंने इंपोर्ट किए थे, अब मैंने माशाल्लाह इसका कल्चर इतना बड़ा कर दिया और क्या वो प्रोडक्शन आगे से प्लस मल्टीप्लाई होती जा रही है? अब ये मल्टीप्लाई होती जा रही है और प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड दैट आई हैव 300+ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान अच्छा जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि यानी कि लोग इससे मुस्तफीद हों और ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें, क्योंकि इल्म जो है ना, मेरा मानना ये है कि इल्म फैलाने से बढ़ता है। अगर हम लोग कहें कि नहीं जी हमने ये किसी को नहीं बताना और लोग कुछ ना करें, देखें अगर हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, एज अ एंटरप्रेन्योर हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं जी हम कैपिटलिज्म की तरफ आ जाएं और सारा कुछ खुद ही हिडन में करें, ठीक है, और लोगों को फायदा ना हो। देखें अल्लाह ताला भी उस बंदे की हेल्प करता है जो, देखें मेरा दूसरों की मदद करता है। जी मेरा मकसद ये है कि एक ये नई इंडस्ट्री डेवलप हो, ठीक है, और ये मैसिव स्केल पे ये फैले, और जब ये मैसिव स्केल पे लोग करेंगे ना, और गंदम का चोकर हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का वैसे बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा उमर ये बताएगा, ये डिमांड और सप्लाई की एक चेन है, ठीक है, डिमांड थी, आपने उसको कैटर किया, आपने बनाया, अब सप्लाई की बात कर लेते हैं। आपने ये तो कहा कि पोल्ट्री फार्म में या अगर वहाँ उस फील्ड में ये प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा जो प्रोटीन आप आजकल बना रहे हैं ये कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो सकता है? जी इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इवन इसकी जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, इसका जो बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं जी फ्रास, इंसेक्ट फ्रास। दुनिया की सबसे महंगी खाद है वो, खाद है, फर्टिलाइजर, ठीक है। अब वो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर वही पाउडर जो वो जब कीड़े खा लेते हैं गंदम का चोकर, उसका पाउडर जो वेस्ट बन जाता है ना, वो भी ज़ाया नहीं होती। आप वो अपनी फसलों पे यानी कि अपनी ज़मीन में डालेंगे तो वो जानदार ज़मीन हो जाएगी, और उसको आप ऑर्गेनिकली जो अपनी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को जो है ना रेज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथी हरमीत बड़ी हैरत से सुन रहा है, वो भी तमाम बातें हमारे सवाल हमारी तरह, और हमारे सवाल भी खत्म नहीं हो रहे। जी हरमीत, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये सारी। मैं वैसे गुफ्तगू बड़े मजे की है और बहुत सारा फायदा जो है इससे हो सकता है। अगर मेरी आवाज आप तक लोग पहुंच रही तो आ रही है, कंटिन्यू। अब आ रही है आवाज जी। अच्छा उमर साहब, हमने देखा ये जो जिम है, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें यह था कि इन्हीं कीड़ों से ही जो प्रोटीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिम मैंने भी इस्तेमाल किया वैसे, प्रोटीन शेक, उससे ये प्रोटीन बनती है। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि वाकई इस किस्म की चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, या मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। 2 साल पहले जब यूरोपीय यूनियन ने इसको रेगुलेट कर दिया एज अ ह्यूमन ग्रेड फूड, नाउ जो बड़ी बड़ी कंपनी अब वो क्या कर रही हैं, वो इसको पहले माइक्रोवेव ड्राइड कर लेते हैं हाई हीट पे, ठीक है, उसके बाद इसको प्रेस करते हैं, उसमें से सारा फैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फैट जो है वो एनिमल इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में चला जाता है। जो पीछे पाउडर बन जाता है ना, वो प्योर प्रोटीन होता है उसके अंदर। ओए होए, एक और बात इनकी बात से समझ आ गई है। अंदाजा करें हरमीत, आपका सवाल इतना अच्छा था कि तो प्रोटीन शेक जो आप पीते रहे हैं उसका भी, उसमें भी इस्तेमाल होता है, ऊपर से कॉस्मेटिक में भेज दिया है। मतलब अब ये जो कीड़ों से कारोबार और कीड़ों से करोड़ों रुपए कमाने का तरीका था, वो एक्चुअली डिमांड भी थी। ये बहुत अच्छी बात है। आपसे गुफ्तगू में सर ये चीज समझ आई है कि इस इंडस्ट्री की हमारे मुल्क को जरूरत भी है। जी बिल्कुल। देखें जब ये मैसिव स्केल पे ज्यादा होगा ना हमारे पास, तो फिर हम इसको ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। ये अपना कहते हैं 2030 तक, यानी 2030 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू, ये मैंने रीसेंट सर्वे पढ़ रहा हूँ, $30 बिलियन पे जा रही है। 30 बिलियन $30 विच इज नॉट। सर इसके इंपोर्टर बन सकते हैं हम, मतलब एक्सपोर्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना यूटिलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल। देखें हम जो, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, हमें चाहिए पाकिस्तानियों को वैल्यू एडिशन करें अपनी प्रोडक्ट में। अब देखें यही गंदम का चोकर जब आप जानवरों को खिलाते हैं तो वो मीट आपका लिमिटेड प्राइस पे आपका बिकता है, लेकिन जब उससे ये इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन आपका तैयार होगा, इसकी वैल्यू इतनी हाई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। अच्छा चलिए, अब देखने वालों के लिए सर आपका सवाल इजाज़त से ज़रूर ऐड करेंगे। देखने वालों के लिए बता दें कि अगर किसी ने स्टार्ट करना हो तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए इनिशियली तो मैं तो कहता हूँ आप हर बंदे का अपना बजट होता है। 200 पीस जो होते हैं ना, 6500 रुपीज़ के डिलीवरी के साथ मैं पूरे पाकिस्तान में दे रहा हूँ। अच्छा। और प्लस वो आप लोग इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा लगता है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी भी लिमिटेड है, मैं 10,000 पीस से ज़्यादा किसी को देता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग जाए इसको खुद डेवलप करें। आप 200 पीस भी लेंगे वो भी मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और ये मल्टीप्लाई पे 200 टाइम्स होते हैं विद इन 4 मंथ्स। सो दिस इज लाइक
इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, यानी सही आपने बात। जो 200 पीस लिए वो भी मल्टीप्लाई हो गए। मेरी जगह के हवाले से आ रहा था कि क्या बहुत बड़ी जगह चाहिए, ये छोटी जगह पे भी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल आप इसको छोटे लेवल पे कर सकते हैं, और इवन के यूएसए के अंदर तो लोग घरों में इसको करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे आपने रैक्स बनाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, वो अपना एक रैक अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए और अपने परिंदों के लिए। वो क्या करते हैं, वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन से अवॉइड करके ना इस पे आ रहे हैं, क्योंकि इसकी ना अफादियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हार्ट के दिल के मरीजों के लिए वो, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोग खुद तो नहीं खा सकते, लेकिन हम अपनी बैकयार्ड पोल्ट्री को ये फीड कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट में घर में जो पोल्ट्री जी जी बिल्कुल उसको करके और उसको जी जी इसको जैसे ट्रीट वो कर सकते हैं। खाद की बात कर रहे थे ना आप, जी, जी, उसको जी। खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत अमेजिंग स्टोरी है जी, Yes, बहुत मेहरबानी good one, आपके good लिए one. Thank you. जी। हमें मैं अब आपसे छुट्टी लेनी है आज तो सर, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है मेरी क्लोजिंग करते हुए, क्योंकि आगे 2 दिन की होती है छुट्टी। वीकेंड बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात करेंगे अब मंडे को। अल्लाह हाफिज।